मेरे डैड हमेशा कहते थे कि एक इंसान को ना आप कैसे उसे फील कराते हो ना, उससे वो आपको हमेशा याद रखेगा। कोई भी दुख, ट्रॉमा, तो उसका इम्पैक्ट दो जगह पे होता है। तो ये तो आपके माइंड से तो चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी में ये स्टोर्ड रहता है। इमोशंस के साथ हमारी बॉडी कैसे कनेक्टेड है? फॉर एग्जाम्पल PCOS जो होता है, दैट इज रिप्रेस्ड रिजेंटमेंट एंड एंगर। बट आई थिंक ये बताया नहीं जाता, सिर्फ मेडिसिन ही दी जाती हैं। एग्जैक्टली। इवन डॉक्टर्स में भी व्हाई डोंट दे सजेस्ट? सब अपनी दुकान चला रहे हैं। बट लाइफ कोच व्हाट एग्जैक्टली दे प्रोवाइड एंड दे गिव द सोल्यूशन, वो क्या रहता है? इट्स जस्ट लाइक अ टॉक थेरेपी व्हेन समवन कम्स टू यू। अब जो भी लाइफ कोचेस होते हैं ना, मैंने ज्यादातर देखा है यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते। इसमें भी स्टडी होती है। जब दो इंसान सिमिलर नहीं हो सकते तो आप सोच सकते हो ये स्टडी कितनी वास्ट होगी। इंस्टाग्राम पे तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस पे बात करते हैं। दैट्स वेयर द टफ पार्ट इज। बट हाँ, काफी लोग हैं ऑनलाइन जो काफी ज्ञान दे रहे हैं आजकल। कोविड के बाद अब जो नेक्स्ट पैंडेमिक आने वाला है, दैट विल बी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। ऑलमोस्ट आ चुका है। इट इज जस्ट कि हम ही रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग आजकल ग्रीफ, अपना दुख शेयर नहीं कर पाते। आजकल तो लोग प्यार भी नहीं शेयर कर पाते हैं। और मैंने बहुत क्लोजली ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया है। कपिल शर्मा, हनी सिंह, दीपिका पादुकोण, उनको कैसे डिप्रेशन आ जाता है? जो इंसान दुखी है वो पैसे वाला भी दुखी हो सकता है और गरीब भी दुखी हो सकता है। एज अ कॉमन पर्सन हमें नहीं पता डिप्रेशन होता क्या है, ये कैसे किसी को जज करना चाहिए। आई एम गोइंग टू डिप्रेशन। देयर आर साइंस। एक ही थॉट कॉन्स्टेंटली चल रहा है, रोना आ रहा है आउट ऑफ नो रीजन, दैट समथिंग इज रॉन्ग विद। जो मुझे हेल्प नहीं मिली ना, वो मैं लोगों को दूंगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो शायद हर एक के दिल और दिमाग में छुपा है, लेकिन अक्सर छुप जाता है। मेंटल वेलनेस। ये सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन की बात नहीं है, ये बात है अपने अंदर के सुकून को जगाने का रास्ता। विद दैट लेट्स वेलकम एंड डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मेंटल वेलनेस विद रूही लोखंडवाला, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड साइकोसोमैटिक। Ruhi, welcome to Shalu Nisha podcast. Thank you so much, Nisha, and thank you so much, Shalu, for having me. So, Ruhi, हमने साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को तो अभी अभी याद करना स्टार्ट किया, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। नाउ व्हाट्स साइकोसोमैटिक? ओके, सो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है। जब एक इंसान कोई भी दुख, ट्रॉमा या कोई भी डिप्रेसिंग एपिसोड से लाइफ में से गुजरता है, तो उसका इम्पैक्ट दो जगह पे होता है। एक उसके माइंड में होता है और एक उसकी बॉडी पर होता है। जब आप कोई साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोच के पास जाते हैं तो वो आपके साथ बातचीत करते हैं समझने के लिए कि ये इशू और ट्रॉमा कहाँ स्टोर्ड है। तो आप जब उनसे बातचीत करते हो, जिसे हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो वो काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो जाता है। तो ये तो आपके माइंड से तो चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी में ये स्टोर्ड रहता है। सो जब हम साइकोसोमैटिक बोलते हैं, साइक मीन्स माइंड एंड सोमा इन ग्रीक मीन्स बॉडी। सो साइकोसोमैटिक इज जब आप दोनों पे काम करते हो तो 100% ही आपकी बॉडी से इरेज हो जाता है और आपकी माइंड से भी। ओके, सो अब सिंपल वर्ड्स में बताओ, एक बंदे को हाँ, कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब साइकाइट्रिस्ट के पास, एंड कब साइकोसोमैटिक के पास जाना चाहिए? अच्छा, सो आप साइकोसोमैटिक के पास तो आप कभी भी जा सकते हो। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर उसे कोई चीज़ का लॉस हुआ है, रिलेशनशिप का, करियर का, किसी लव्ड वन का। सो ऑल दिस स्ट्रेस इज स्टोर्ड इन द बॉडी। सो डेफिनेटली एक कोई भी जा सकता है साइकोसोमैटिक के पास। साइकाइट्रिस्ट वो होते हैं जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आप इनिशियली एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो एंड वो आपके डायग्नोसिस देख के आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है या कोच की। ओके, सो फर्स्ट स्टेप कैन बी साइकोलॉजिस्ट, राइट? थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। बट लाइफ कोच व्हाट एग्जैक्टली दे प्रोवाइड एंड दे गिव द सोल्यूशन, वो क्या रहता है? ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइफ कोच समझिए एक गार्डनर है। ओके, आपका जो माइंड है
और आपका जो हार्ट है वो एक गार्डन है। अब ये गार्डन में फ्लावर्स भी है, वीड्स भी है, थोड़े थोड़े सीड्स है जो ग्रो नहीं हुए हैं। एक लाइफ कोच क्या करता है, वो आता है और आपको फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे वो लव और नर्चर करता है आपको, और आपको हेल्प करता है कि आपके जो वीड्स है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, जो आपका नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न है, वो निकाल दे। और वो इतना लव और कंपैशन भर देता है कि आपका गार्डन ग्रो करे। बट ऑल्सो आपको एक लाइफ कोच, जो ट्रू लाइफ कोच होगा, वो आपको सिखाएगा कि वीड को कैसे ढूंढना और उसे कैसे जड़ से निकाल देना, ताकि आप ऑलवेज वो लाइफ कोच पे डिपेंडेंट ना रहो। राइट। सो इसमें इट्स जस्ट लाइक अ टॉक थेरेपी व्हेन समवन कम्स टू यू, या फिर कोई टेक्निक्स होती हैं, लाइक कोई आपके पास आता है अपनी हीलिंग के लिए, तो आप क्या करते हो, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या प्रोसेस होता है? सो अब जो भी लाइफ कोचेस होते हैं ना, वो सिर्फ, मैंने ज़्यादातर देखा है, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते। जैसे मैंने किया है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड कोर सोमैटिक इंटीग्रेशन, तो हम दूसरे दूसरे मॉडलिटीज़ भी देखते हैं, बिकॉज वो हेल्प करता है कि हम हमारे क्लाइंट्स को बेटर समझे ओके। एंड उन्हें हेल्प करें। सो लाइफ कोचिंग, आई फील बाय इटसेल्फ जब आप कोर्स करते हो ना, दिस इज़ पर्सनली व्हाट आई फील इज़ नॉट इनफ। वो कहते हैं ना, जैसे हम बिजनेस का करते हैं, बट यू नीड एन MBA ऑल्सो, राइट? आप बैचलर्स करते हो, फिर यू नीड एन MBA ऑल्सो, यू नीड सम स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। सो लाइक दैट, आफ्टर डूइंग लाइफ कोच यू डेफिनेटली नीड अ स्पेशलाइजेशन। सो बेसिकली इसमें भी स्टडी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ओके। इनफैक्ट ये नेवर एंडिंग है ना, और हर एक इंसान यूनिक है। आप जैसे सोचते हो, आपकी जैसे परवरिश हुई है, वो निशा से अलग है। हालांकि आप फ्रेंड्स हो, आप साथ में रहते हो, बट तो भी आपके थॉट प्रोसेसेस अलग है, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स अलग है, राइट? सो जब दो इंसान सिमिलर नहीं हो सकते, तो आप सोच सकते हो ये स्टडी कितनी वास्ट होगी। बिकॉज इंस्टाग्राम पे तो हम देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस पे बात करते हैं रील्स के अंदर, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये कोई भी बन जाता है ऐसे कि देख के ज्ञान ही तो देना है। पर एक्चुअली ज्ञान देना बहुत इजी है, बट जब आपको खुद पे वो अमल करना होता है, तब वो दैट्स वेयर द टफ पार्ट इज। बट आजकल काफ़ी लोग लाइफ कोच बन गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं, बिकॉज उन्हें लगता है मे बी दिस इज ईजी, और मे बी दे एंजॉय, आई डोंट नो व्हाट देयर पर्पस इज। बट हाँ, काफ़ी लोग हैं ऑनलाइन जो काफ़ी ज्ञान दे रहे हैं आजकल। राइट। इनफैक्ट ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। सो एक बाबा जी हैं, अनिरुद्धाचार्य, तो हम लोग उनको सुनते हैं ना, उनकी रील्स भी काफ़ी वायरल होती है, हम भी देखते हैं। उनकी कई बातें काफ़ी सेंसिबल होती हैं, कुछ फन होती हैं। तो एक दिन मैंने एक रील देखी कि वो खुद एक बाबा के पास गए हुए हैं, हाँ, प्रेमानंद बाबा के पास। तो आई वाज लाइक यार, जैसे अब वही कि मतलब ये सिर्फ रील्स का ही टाइम है क्या, जो खुद आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो, फिर आपको भी ज्ञान की ज़रूरत पड़ रही है। सो मुझे लग रहा है ऐसा बहुत फील्ड में हो रहा है। बट हम भी तो इंसान है ना। सी व्हाट हैपेंस इज, सो एज अ कोच आई विल ऑल्सो हैव अ कोच, ओके, और आई विल ऑल्सो हैव अ थेरेपिस्ट। ओके, व्हाई? बिकॉज जब मैं लोगों के साथ डील करती हूँ, आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल। सब अलग अलग इश्यूज से आते हैं। किसी को चाइल्ड का इशू है, किसी को वर्क लाइफ बैलेंस का इशू है, किसी को PCOS का है। सो सबके अलग अलग इश्यूज रहते हैं, राइट? बट इमेजिन वो कितना मेरे मेंटल हेल्थ पे भी असर करता है, राइट? सो ऑल ऑफ अस इन आवर कोचिंग एंड थेरेपी, हमें बोला जाता है कि आपको भी ज़रूरत है कोच और थेरेपी की। ओके। यस, सो लाइफ कोच also have their own life coach. we need to हमारी सैनिटी के लिए हमें ज़रूरत है। मैंने काफ़ी बार ये सुना है कि कोविड के बाद अब जो नेक्स्ट पैंडमिक आने वाला है, दैट विल बी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। सो आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू? मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट आ चुका है। इट इज़ जस्ट कि हम ही रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सी, आई बिलीव कि जब हम बचपन से, हमको स्टडीज़ बराबर सिखाते हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स, आपका ग्रामर हो गया, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बट एक बच्चे को अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं वो कभी नहीं सिखाते। इनफैक्ट लड़कों को बोलते तुम रो मत, तुम लड़की हो क्या? बट सिर्फ रोना लड़की का काम तो नहीं है।
एंड रोना इज सो गुड, आपकी जब इमोशंस है वो पूरे रेगुलेट हो जाते हैं. सो कहाँ से ये बुरी बात हुई रोना? एंड आई फील कि बिकॉज तभी हमको सिखाने नहीं, दे हैवंट टॉट अस कि हमको हमारे इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, हम अपने आप के साथ कैसे रहेंगे. यानी हम तो हमारे इमोशन सप्रेस ही करते जाएंगे विदाउट नोइंग कि हमारे साथ क्या हो रहा है. इसलिए लोग जब कुछ होता है ना वो बहुत शॉक्ड में होते हैं एंड उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हाउ टू प्रोसेस. खुद के साथ क्या हो रहा है उनको वही समझ में नहीं आता. सो जब आपको आपके साथ क्या हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो हाउ डू यू लिव अ लाइफ, हाउ डू यू लिव अ हेल्दी लाइफ? मुझे एटलीस्ट लगता है कि ये जो लाइक साइकोलॉजी और ये सब ये अभी आया है थोड़ा टाइम पहले. लाइक अगर हम अपनी बात करें 90s किड्स की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो मतलब ये सब टॉपिक्स एग्जिस्ट भी नहीं करते मतलब थे. दादी नानी किसी से कभी सुना ही नहीं, ऐसा भी कुछ होता था कि मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ इमोशंस, रहा है. तुम रो या तुम ना रो, मतलब चिल था सारा कुछ. मुझे नहीं याद कि 10th तक हम कभी रोए भी हूँ. नॉट बिकॉज कि हमें किसी ने कहा था कि रोना नहीं है, बट हमें पता ही नहीं था कि छोटी छोटी बातों के लिए रोना भी है. मतलब हम बहुत चिल्ड आउट थे. और अभी आजकल के टाइम में ही हमें सुनने को आ रहा है बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है. यू थिंक कि अभी ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, या फिर पहले भी था समहाउ वी वर अनअवेयर? सी पहले भी था बट कम था. बिकॉज लोग एक दूसरे, सी वी आर सोशल बींग्स ना, लोग एक दूसरे को मिलते थे, फैमिली साथ रहती थी, राइट? सो आपका ध्यान रखने के लिए बहुत लोग थे, आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते थे. एंड इंटरेक्शन हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जितने लोग हैं वो आपको अलग अलग चीज़ मॉडल कर रहे हैं. जैसे दादी आपको प्यार मॉडल कर रही है, डैड आपको प्रोटेक्शन मॉडल कर रहे हैं, मम्मी आपको लव एंड वार्मथ मॉडल कर रहे हैं कि कैसे पूरे परिवार का आपको ध्यान रखना है. सो जब आप एक परिवार को देखते हो आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने मिलती है. अभी के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, प्रेशर बहुत बढ़ गया है. यू राइट, सोशल मीडिया भी इतना आ गया है कि इट्स पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपका डोपामीन हिट मिलता है. जो पहले के टाइम पे आपको ऐसा था कि मैं ये गोल सेट करूँगा या करूँगी, और अचीव करने पे जो हिट मिलता था आपको भी उसका वेट नहीं करना, आपको 15 सेकंड में वो हिट मिल रहा है, राइट? बट वो हिट आपके दिमाग को भी हिट कर रहा है बिकॉज आपके हार्मोनल लेवल्स अप डाउन जा रहे हैं ना. पहले के टाइम पे ऐसा नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट नहीं थे या साइकाइट्री की स्टडी नहीं थी, बहुत पहले टाइम से चलते आ रहा है. बट पीपल यूज टू लुक दैट डाउन, लाइक शेम करते थे उसे कि शायद इतना कोई openly- दिमाग की प्रॉब्लम, हाँ, इसे कोई बीमारी है, इसे या, दिमाग की प्रॉब्लम है, राइट. इतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते थे. अभी लोग जब प्रेशर महसूस कर रहे हैं, दे नो देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड उनको लगता है कि कोई हर्ज नहीं है हेल्प लेने में. इसीलिए इट इज बिकम वेरी ओपन नाउ. ओके. आपको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से ये बताऊँ तो, अब आपको चोट लगी है सपोज, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि आपको कट आया, आपको खून चलते जा रहा है. पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, बैंडेड लगाते थे, या हल्दी किसी को लगा ली. दिखना नहीं चाहिए. नहीं, ये चोट है, आपको मेंटल हेल्थ की चोट, ये दिखनी नहीं चाहिए. पर ये कैसे हील होगी? आप उसे खोलोगे, आप एंटीसेप्टिक लगाओगे. नो, दिस एंटीसेप्टिक इज योर कोचिंग और थेरेपी. आप इसे खुली हवा में रखोगे, इसे हील होने दोगे, तभी कोई चोट हील होती है ना. आपकी मेंटल हर्ट भी ऐसी ही है. जब तक आप इसे महसूस नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, इसे प्रोसेस नहीं करोगे आपके अंदर, ये बाहर नहीं जाएगी. सो ये जो स्टबर्न इमोशंस है ना, ये बच्चे जैसे है. जो बच्चे पता है बड़े ज़िद्दी होते हैं, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात. आप बोलोगे नो, वो ज़्यादा करेंगे. तो ये इमोशंस भी ऐसे ही है. आप जितना उनको रिफ्रेन करोगे ना, आप मोबाइल में देखोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, वो महसूस करने से वो इमोशन बार बार आपके पीछे आएगा. पर आप 2 मिनट वो इमोशन के साथ बैठे, वो बच्चे के साथ अगर जब 2 मिनट बैठोगे तो क्या होगा, वो तो टैंट्रम्स थ्रो करेगा, दिखेगा हाँ मम्मा इज लुकिंग एट मी, आई एम गेटिंग अटेंशन, फिर वो खुद ही चला जाता है. तो ये इमोशन भी ऐसा ही है, आपको बहुत ट्रबल करेगा. बट जिस दिन आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे इसके साथ बैठना है, इसे समझना है, इससे कुछ सीखना है, तब आपको वो एक सीख देगा और चुपचाप से चला जाएगा.
आई थिंक इतने डेप्थ में हम कभी नहीं सोचते, शायद चीज़ें आती हैं हमारे ऊपर भी, बट किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट यू आर लाइक एक्सप्लेनिंग वेल नाउ। थैंक यू। बट उसको शांत, ये जो चीज़ है कि इमोशंस को देखना, उनको समझना, क्या हमेशा ही एक हेल्थ कोच की नीड पड़ेगी, या फिर एक ह्यूमन खुद भी तो कैपेबल है उसको बैठ के सोचने समझने के लिए एंड उसको सॉर्ट आउट करने के लिए? एक ह्यूमन 100% केपेबल है। एंड एज अ लाइफ कोच ना, हम हमारे क्लाइंट्स को कभी एडवाइस नहीं करते, हम हमारे क्लाइंट को हेल्प करते हैं विद डिफरेंट चॉइसेस। और हम एक क्लाइंट को ना बेसिकली नर्चर करते हैं, हम एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसे हम सेफ स्पेस कहते हैं, जहाँ पर द क्लाइंट कैन बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उससे डर नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मुझे इस तरीके का परफॉर्मेंस देना है। वो सारे मास्क ड्रॉप कर देता है, और जब वो मास्क ड्रॉप करता है उसका ट्रू सेल्फ बाहर आता है। और जब ये ट्रू सेल्फ बाहर आता है, हम उन्हें हेल्प करते हैं देखने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है जो हम देख सकते हैं जो क्लाइंट नहीं देख पाता। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लाइंट को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तभी आपको सोल्यूशन मिलना डिफिकल्ट है। आप देखना, आपको कुछ इश्यू होगा तो आप सपोज निशा के पास जाओगे तो निशा बोलेगी हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, यू बोले हाँ यार मैंने क्यों नहीं सोचा ये। जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, आप बहुत सारी चीजें से घिराए हुए होते हो, बट जो बाहर वाला व्यू करता है ना, बर्ड्स आई व्यू, वो आपको बेटर गाइडेंस दे सकता है। राइट। बहुत लोग आजकल ग्रीफ, अपना दुख शेयर नहीं कर पाते, एंड क्योंकि उनको लगता है कि लोग समझेंगे ही नहीं या तो, बट ऐसा क्यों होने लग गया आजकल? क्यों नहीं लोग शेयर कर पाते अपनी ग्रीफ को, अपने दुख को? आजकल तो लोग प्यार भी नहीं शेयर कर पाते हैं, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि वो कैसा फील करते हैं। आज लोग अपने आप को इतना शट कर चुके हैं कि अब जब उन्हें एक्सप्रेस करने कहा जाता है तो उन्हें पता ही नहीं कि कैसे करना है। सी ग्रीफ ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है, एंड ये अलग लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। एक यंग लड़की थी, वो शाम को उसके पापा के पास गई एंड उसके पापा खाना बना रहे थे, एंड वो बहुत अपसेट थी उसकी लाइफ में। बोले डैड मुझे इतना, आई एम सो अनहैप्पी, मेरे साथ सब गलत हो रहा है एंड मैं कितना भी ट्राई करती हूँ, आई एम रियली वर्किंग हार्ड, बट मेरे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। सो मुझे आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, एंड वो बहुत एंग्री थी, तो वो बहुत कुछ बोल रही थी कि वाई इज़ इट मी, इट्स अनफेयर, हमेशा मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। तो उसके डैडी ने बोला एक काम करेगी, मुझे कुकिंग में हेल्प करेगी। उन्होंने बोला ठीक है, अब यहाँ पर आई गई हूँ तो चलो आपको हेल्प ही कर देती हूँ मैं। तो उसके डैडी ने 3 पॉट में उसे पानी रखने कहा। ओके, एंड वो 3 पॉट के पानी को बोला आप गरम कर दो। एक पॉट में उनको बोला आप डालो आलू, पोटैटोस। सेकेंड पॉट में उनको बोला आप डालोगे एग्स, एंड थर्ड पॉट में उनको बोला आप डालो कॉफ़ी। ठीक है, 10 मिनट तक वो बैठी थी कि ये पक जाएगा तो मैं सर्व करूँगी। 10 मिनट के बाद उसके डैडी आए, एंड उसके डैडी ने कहा आज मैं तुझे लाइफ का एक लेसन सिखाता हूँ। जब एक इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है ना, तो उसके आउटकम्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक आलू जैसा, जो जब पानी में गया तो बड़ा कड़क था, पर जब उसकी लाइफ ने उसका टेस्ट लिया वो हो गया सॉफ्ट। दूसरा है अंडा, जो गया तो बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट था, पर जब उसकी लाइफ ने टेस्ट ली तो वो बन गया बहुत ही हार्ड। ये दोनों तरीके लाइफ के सही नहीं है। हो सकता है कि आप ग्रीफ एक्सपीरियंस करो, यू डोंट हैव टू बिकम वेरी सॉफ्ट और यू डोंट हैव टू बिकम वेरी हार्ड विद लाइफ। बी लाइक कॉफ़ी, कि जब आपको वार्म लाइफ आपके टेस्ट लेती है, आप पानी के साथ जब मिलते हो तो आप अरोमा आपका स्प्रेड करो, and that is how you should live your life. But coming back to grief is a very profound emotion, और मैंने बहुत क्लोजली ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया है।
So I come from a very happy family, and a small family, but a very happy one. And unfortunately, I lost my dad to COVID. And जब आप किसी को बहुत, जो आपसे क्लोज है, आप लूज करते हो ना, आप पहले तो डिनाइल में रहते हो, आपको समझ में ही नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है. एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑथर ने इसे 5 स्टेजेस में इसे एक्सप्लेन किया है ग्रीफ को, और ये कोई भी स्टेज में कुछ भी हो सकता है आपके साथ. मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये कहती हूँ. सपोज एक इंसान है जो बोट पे जा रहा है, ठीक है, जो लव्ड वन है ना, वो उसका एंकर है. अब इसका एंकर ही खो गया है. तो सबसे पहले स्टेज में तो वो डिनाइल में रहता है, अरे मेरा अभी तो एंकर था, कहाँ चला गया, ऐसे हो ही नहीं सकता, मैंने अभी देखा था. राइट? हम भी जब भी कोई हमारा क्लोज्ड वन चला जाता है, अरे कल ही तो मैं मिली थी, कल ही तो थे डैड, या कल ही तो वो अंकल को मैंने देखा था, ये कैसे हो गया? सो यू आर इन डिनाइल. ठीक है. देन कम्स एंगर. जैसे कि आपकी बोट में, आपके सी में स्टॉर्म आ गया हो, बहुत गुस्सा आता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, दिस इज सो अनफेयर. थोड़ा टाइम और मेरे डैड रुक जाते हैं, वो तो यंग ही थे. इट कुड बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो फॉर समबडी हु इज लॉस्ट. सो दैट इज योर सेकेंड स्टेज. ठीक है. द थर्ड स्टेज इज जब भी आप बार्गेन करते हो, तब आप ऊपर वाले से अलग अलग डील्स करते हो कि देख मैं ये करूँगा, तुझे ये नहीं करना चाहिए था. यू नो, दैट्स योर थर्ड स्टेज. द फोर्थ स्टेज इज डिप्रेशन. एक इंसान जो अपनी नाव चला रहा है, वो एकदम डिप्रेस्ड बैठा है कि मैं ऐसे पानी में करूँ ही क्या, मेरा काम ही क्या है. एंड द फिफ्थ स्टेज इज एक्सेप्टेंस. वो बैठेगा, वो देखेगा कि मेरी नाव वैसी ही है, पानी का जो एंगर था वो आके चला गया है, अभी हल्की हल्की वेव आ रही है, तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करके हिम्मत करता है खुद की बोट फिर से चलाने का. तो एक इंसान जो ग्रीफ से गुजरता है, वो आस्ते आस्ते अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना शुरू करता है और अपनी नैया चलाने लगता है. सो ग्रीफ क्या करता है, तुमको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सेलर तो बना ही सकता है. जैसे आपने कहा कि पहले हमारे आसपास बहुत लोग होते थे, तो ये डिप्रेशन और ये स्ट्रेस वगैरह होता नहीं था. आजकल के टाइम में ये चीज़ें कम हो गई हैं, हमारे आसपास लोग कम हैं, रिलेशंस कम हैं, तो इस वजह से ये एक मेजर रीज़न है कि लोगों को डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, राइट. लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि कपिल शर्मा, हनी सिंह, दीपिका पादुकोण, तो वो तो इतने लोगों के लाइक अराउंड रहते हैं, उनकी टीम्स भी बड़ी हैं, प्लस फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल लव देम मोस्ट ऑफ द थिंग, लाइक एक दो नहीं, हमारी तो सिर्फ फैमिली लाइक हमें प्यार करती है, उनको तो लाखों करोड़ों लोग हैं चाहने वाले. तो उनको कैसे डिप्रेशन आ जाता है, इज इट फॉर रियल? Yes, it is for real. See, if you just break the word depression, deep pressed हो गया आपका emotion. Okay? So when people go through depression, what has happened is कि जो बहुत टाइम से वो सोचते हैं या करना चाहते हैं या फील करते हैं, वो बता नहीं सकते, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली कैरेक्टर्स चेंज कर रहे हैं ना. उनको ये कैरेक्टर से ये कैरेक्टर में जाना है. जैसे मैं दीपिका पादुकोण की बात करूँ तो उनको फुल्ली एक्सप्रेस करने नहीं मिल रहा है अबाउट हाउ दे फील. एंड ट्रस्ट मी, मनी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. जो इंसान दुखी है, वो पैसे वाला भी दुखी हो सकता है और गरीब भी दुखी हो सकता है. पैसे का इमोशन से लेके कोई तालमेल ही नहीं है. लेकिन हमने कभी किसी गरीब को नहीं देखा कि वो स्ट्रेस्ड है या फिर उसको इसके लिए किसी सेकंड पर्सन की नीड पड़ रही है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितना टाइम एक गरीब इंसान के साथ स्पेंड किया है फॉर यू टू सिट एंड रियली नो कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है. ए. बी, जस्ट बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो हेल्प ले सके, इसका ये मतलब नहीं वो हेल्प नहीं ले रहा है. स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी लोग मुड़ते हैं फॉर दिस हेल्प. राइट. सेलिब्रिटीज़ वाला आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें एक्चुअल में क्यों हो रहा है? आई थिंक श्योर मनी इज़ द रीज़न. फेम दे हैव, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, मतलब फिर भी करेक्टर चेंज होने से मुझे नहीं इतना पता लगा. तो व्हाई दे आर उनका work गेटिंग है इट? ना. सो सी द थिंग इज कि
जब lot of eyes are on you, lot of expectations are also on you, and they know कि हमें काफ़ी लोग देख रहे हैं, they have to behave in a certain way, be in a certain way. How much can they be themselves? How much can they emote? I don't know. That can be the reason of Yes. depression. Okay. See, depression ना बहुत फनी, वो बोल के नहीं आता, वो आता है. और एक इंसान, just because एक इंसान सक्सेसफुल है, उसकी वन फेज ऑफ लाइफ में डज नॉट मीन कि वो पर्सनल लाइफ में भी उसे कोई इश्यूज नहीं हो रहे हो. सो योर पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट देन योर प्रोफेशनल लाइफ. जैसे हम आज मैं और शालीन मॉर्निंग में बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज हमें हेडेक हो रहा है, तो हमें पता है यार सिर दुख रहा है, मैं दवाई ले लूँगी, ठीक भी हो जाऊंगी. बट अभी डिप्रेशन की बात हो रही है. एज अ कॉमन पर्सन हमें नहीं पता डिप्रेशन होता क्या है, ये कैसे किसी को जज करना चाहिए. आई एम गोइंग टू डिप्रेशन, मुझे पहले से मतलब किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए और आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस. सिंपल वर्ड्स में पूछे तो किसी को कब एक लाइफ कोच की या फिर एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए? मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँगी तो यू नीड अ लाइफ कोच एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ. देखिए, जस्ट बिकॉज एक ये डॉक्टर का नहीं है कि आप बीमार हुए तो आप डॉक्टर के पास जाओ. एक लाइफ कोच आपको लाइफ कैसे जीना है वो भी तो सिखाता है, आपके पैटर्न्स भी तो आपको रियलाइज करवाता है, आप कैसे हो रिलेशनशिप में वो भी तो आपको समझाता है, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ क्यों है, कैसा है, आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ कैसा है. क्योंकि अल्टीमेटली लोग तो आएंगे और जाएंगे, राइट? बट जब आप ही अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो जो आपको 60-70 ईयर्स आपके खुद के साथ निकालने हैं वो आप कैसे निकालोगे? सो लाइफ कोच इज नॉट ओनली कि मुझे कुछ इश्यू हुआ है और मुझे जाना है. यू कैन जस्ट यूज इट एज समथिंग दैट यू वांट टू लर्न अबाउट योर सेल्फ. जैसे कि अभी एक इंसान है जो कॉन्स्टेंटली एक ही टाइप के इंसान को अट्रैक्ट करता है रोमांटिक रिलेशनशिप में. आप क्यूरियस हो सकते हो कि मैं ऐसे टाइप के इंसान को ही क्यों हमेशा पकड़ती हूँ जो इनिशियली एवरीथिंग इज गुड एंड देन सडनली वो गायब हो जाता है. या फिर मुझे इंटरेस्ट रहता है और फिर एक बार वो इंसान हाँ बोलता है, फिर मेरा इंटरेस्ट चला जाता है. तो ये बहुत सारी पैटर्न्स है आपकी जो चाइल्डहुड से डेवलप हुई है. सो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम टू गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, राइट? एंड कमिंग बैक टू डिप्रेशन, देर आर साइंस. ओके, जब आपको अनकंफर्टेबल लगता है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एंग्शियस हो रही हूँ एक थॉट को लेके, एक ही थॉट कॉन्स्टेंटली चल रहा है, मुझे हार्ट बीट इरेग्युलर लग रही है, या फिर मुझे रोना आ रहा है आउट ऑफ नो रीज़न, या मुझे लोगों से सेक्लूडेड रहना, मुझे किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, किसी सोशल फंक्शंस में नहीं जाना है. जब आप अपना सेल्फ केयर कम कर देते हो, आप खुद का ध्यान रखना कम कर देते हो, these are the signs, the initial signs that you need to pick up that something is wrong with you. साइंस वाला तो थोड़ा मुझे समझ में आया, बट विदाउट एनी रीजन कोई जाएगा वो थोड़ा मुझे नहीं समझ में आया कि वो है ना, अब अब्रॉड का कॉन्सेप्ट है. इंडिया में जब तक अच्छा खासा चल रहा है, जैसे अब अगर हम अपनी बात करें, अच्छी मदर हैं, अच्छी वाइफ हैं, अच्छा अगर प्रॉब्लम आती भी है तो मतलब एक दिन 2 दिन चलेगा, लेट्स से पार्टनर से है या फिर फैमिली में कोई इशू है या एनी इशू, 1 या 2 दिन दो अपने आप को, इट्स ऑल ओके. तो ये मतलब हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, तो फिर वो 1 या 2 दिन का होता है. So I just think, my thought. yeah, but I feel here the denial is doing the job for you ना, कि मेरा तो इशू है ही नहीं, मुझे क्यों जाने की तो जरूरत है. इट्स अ गुड थिंग ना. Denial is not always a good thing. जैसे मुझे ऐसे लगता है अगर कोई बच्चा गिरता है ना, हाँ. सो देयर आर 2 ways वी कैन रिस्पोंड. एक तो ये कि अरे तुम्हें चोट लगी, यू नीड हेल्प, हाँ. आओ मेरे पास आओ, हाँ. हम उसको पुचकारते हैं. सेकंड इज यू अवॉइड, तो वो अपने आप उसको लगता है कुछ नहीं हुआ, इवन दो चोट ज्यादा भी होगी ना तो वो अपने आप खड़ा होकर चल देगा एंड इट विल बी फाइन. तो मुझे वो वाला अप्रोच अपने लिए भी लगता है कि ये वाला आप जो अप्रोच बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आप नहीं, ज्यादातर लोग वो ही करते हैं. फिर क्या होती है, जो ये चोट होती है ना, वो घाव रहता है, बट आपने तो इसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाया नहीं है, तो वो वर्सन होते जाता है. जो यहाँ पर हुआ है वो आपके कोई दूसरे रिलेशनशिप में या करियर में, वो कहीं तो ऊपर आएगा.
ओके, लाइक अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही है, आपने बच्चा का एग्जाम्पल दिया, मैंने भी बच्चे का एग्जाम्पल दिया। आप क्या बोले, वो बच्चे को अटेंशन नहीं देना है, वो खुद उठ के चला जाएगा। पर मैं तो जिद्दी बच्चे की बात कर रही हूँ ना, जिसको अटेंशन चाहिए, खुद से नहीं जाएगा और तोड़फोड़ करेगा। सो यू नीड टू गिव अटेंशन टू दैट। ऑल्सो ये ना अब्रॉड में ना ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं हैविंग अ लाइफ कोच। जैसे कि आपके फिजिकल कोचेस होते हैं ना, आप जिम जाते हो तो आप एक ट्रेनर कैसे रखते हो कि इसको मैंने रखा है ताकि मैं कुछ गलत ना करूं, मैं मेरी मसल स्ट्रेन ना कर दूं, इससे टेक्निकल नो हाउ है, इससे मेरी बॉडी की ज़्यादा समझ है, तो मैं इसे रखता हूं। वैसे सून आप देखोगे लोग लाइफ कोचेस रखेंगे फॉर देयर मेंटल हेल्थ। और आपको क्या डिफरेंस लगता है इंडियंस और लाइक अब्रॉड के लोगों में व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ? सी आई फील अब्रॉड लोग ऑलरेडी आइसोलेशन में काफ़ी टाइम से जी रहे हैं, वो काफ़ी लोनली है, उनके पास काफ़ी टाइम है रिफ्लेक्ट करने के लिए, एंड दे वांट टू बिकम बेटर पीपल। उनकी लाइफ का थोड़ा गोल ना डिफरेंट हो जाता है। इट इज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट अबाउट द नेम फेम स्टेटस, इट इज़ अबाउट कि मैं एक क्या इंसान बन रहा हूँ, हाउ एम आई कमिंग आउट ऑफ दिस। यहाँ पर आई फील इंडिया में अभी भी फोकस नेम फेम स्टेटस पे ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है। वो इंसान शायद वैसा होगा भी नहीं, बट वो जो प्रिटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर इतना डिस्ट्रैक्शन है, वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, वी हैव फैमिली, साथ नहीं रहते बट है ना, डिस्टेंस पे है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है। सो यू डोंट वांट टू लुक, सी इट्स वेरी इजी टू लुक आउटवर्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक इनवर्ड। जब आपको कोई एक फ्रेंड हर्ट करता, पता है ये मीन है, बट आपने भी तो कुछ किया होगा ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक इनवर्ड्स, एंड दैट्स व्हाट कोचिंग इज, इट हेल्प्स यू लुक इनवर्ड्स, ताकि आप सामने वाले को ब्लेम ना करो, आप अपने आप को भी ब्लेम ना करो, बट आप आपकी पैटर्न्स समझो कि हाँ शायद से मैं सेंसिटिव हूँ, शायद से दिस इज द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेंड। जब आप ये चीज़ समझ लेते हो ना, तो आप बोलते हो हाँ मे बी आई एम बीइंग टू हार्श, मे बी वो सामने वाला का रिएक्शन मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, या फिर ये तो ऐसे ही है, छोड़ दे, आई कैन लुक आउट फॉर मोर फ्रेंड्स। So if you don't internalize anything, it is not helping you. रूही, अभी हम आपकी स्टडी की भी बात कर रहे थे दैट आपने लाइफ कोच की सारी अपनी स्टडी दुबई से की। जी। व्हाई डोंट यू टेक दिस, लाइक आपने इंडिया से क्यों नहीं की, बाहर से ही क्यों की? Okay, so I'll be absolutely honest here. हमारे जब मैं करियर ट्रांजिशन कर रही थी, so I was a pastry chef for good 12 years, and उसके बाद I said I want to do coaching, ठीक है? तो वो होता ना मुझे बेस्ट से करना है। वैसे वो शिफ्ट क्यों आया पेस्ट्री से Okay, so मेंटल? Touchwood, I was doing very well, okay, as a life coach and sorry, as a pastry chef. I had my own academy in Mumbai by the name of Coco Cottage, and बहुत सारे events कर रहे थे, television कर रही थी मैं food channel पे. ओके। But during COVID, I lost my dad, and he was 60 years old, young lad, and very handsome and very fit also. And I'm my father's daughter, like I'm my daddy's girl. I was very close to him. तो जब डैड नहीं रही है ना, इट शैटर्ड मी। मुझे लाइफ बहुत क्लोजली दिखाई दी। जो मैं ये नेम फेम इंस्टाग्राम लाइक्स के पीछे भाग रही थी ना, वो बहुत खोखली लगने लगी थी मुझे। एक बहुत ही बड़ा वॉइड फील होता है ग्रीफ में, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। So baking was my passion, but I was not enjoying my passion. I was not enjoying those eyeballs on me. मुझे सब बंद करना था, and which I did. मैं मेरा last project कर रही थी कनाडा में. I was doing up an ice cream store there, and I called my husband and I said, ये मेरा last project है, इसके बाद मैं नहीं करूँगी. And he's been very supportive. He's like, उसको लगा मुझे भूत चढ़ा है, 1-2 महीने में उतर जाएगा. Maybe I'm sad because of my dad. And I came back and he said, ठीक है, तो what do you plan to do? I said, I want to do life coaching. And he was also shocked. He's like, how come life coaching? So I had met a couple of therapists before that. In Canada?
नो इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली ना जैसे मुझे हेल्प चाहिए थी ना वैसे नहीं मिली. मुझे ग्रीफ थेरेपी जो चाहिए थी वो नहीं मिली. एंड आई थिंक समवेयर इवन आई गॉट रेस्टलेस कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है. इट्स अ स्लो प्रोसेस. ये वेव्स में जाता है, अप डाउन, आप इसका कुछ नहीं कह सकते. एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है. सो दैट्स व्हेन आई टुक द मैटर्स इन माय हैंड एंड ऐसे मैं पढ़ाई करती हूँ. पढ़ाई कभी भी है ना ज़ाहिर नहीं जाती, आपको कहीं ना कहीं वो काम आती है. मैं पढ़ाई करना शुरू की. तो पढ़ाई करते करते जैसे वो कोर्स चल रहा था ना, मैं अपने आप पे वो सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी. ओके. तो जैसे मैं अपने आप पे ट्राई कर रही थी, मैं रियलाइज कर रही थी दैट आई वाज हीलिंग, आई वाज गेटिंग लिटिल बेटर बाय द डे. सो जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसका ये मैजिक देखा मैंने लाइफ कोचिंग का, यू समवेयर मेक अ प्रॉमिस कि जो मुझे हेल्प नहीं मिली ना वो मैं लोगों को दूंगी. दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस. एंड नाउ ऑल्सो मेरे डैड हमेशा कहते थे कि एक इंसान को ना आप कैसे उसे फील कराते हो ना, उससे वो आपको हमेशा याद रखेगा. So, बस ये भी लाइफ का मोटो बन गया है कि एक इंसान को उसका ट्रू सेल्फ फील कराऊं मैं. राइट. कि कल उठ के जैसे आज मेरे डैड नहीं है, लोग उन्हें याद करते हैं. कल जब मैं नहीं रहूंगी लोग मुझे याद करें. सेल्फिश मोटिव है थोड़ा, बट आई वांट देम टू रिमेंबर मी इन अ गुड लाइट. एंड समथिंग कि कुछ किया यार इसने, शी जस्ट डिडंट गो अवे फ्रॉम दिस अर्थ. कुछ छोटा चेंज किया. वेरी ब्यूटीफुल थॉट. सो अभी आप बात कर रहे थे लाइक्स और कमेंट्स भी आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, और अभी हम दोस्ती की भी बात कर रहे थे. सो आपको लगता है कि अभी सोशल मीडिया वाली दोस्ती के लाइक्स और कमेंट्स वो रियल फ्रेंडशिप जो होती थी उसको रिप्लेस कर रहे हैं? 100%. अभी तो कैसे हो गया है पता है, आप मुझे लाइक करोगे मैं आपका लाइक करोगे, आप मेरे रील पे कमेंट करोगे मैं आपकी रील पे कमेंट करोगे. आई नो ऑफ फ्रेंड्स हु हैव टोल्ड मी दैट भूल से उन्होंने कोई फ्रेंड के उस पर कमेंट नहीं किया तो उसने भी नहीं किया. लाइक ऐसे छोटे छोटे टिफ हो गए अभी. सो ये बहुत ही मतलब की दोस्ती हो गई ना कि, एंड यू नो व्हाट, honestly I don't see a lot of people genuinely supporting each other. They support you because उनका कोई एक अल्टीरियर मोटिव रहता है कि यार इससे ये मिलेगा या इससे मुझे इतना ऑडियंस का व्यू मिलेगा या वट एवर. ऑफ कोर्स वो तो ऑथेंटिक फ्रेंडशिप नहीं रही. फ्रेंडशिप तो वो थी जो हमारी स्कूल और कॉलेजेस की रहती थी, बिकॉज ना तभी इतना सोशल मीडिया था, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे के घर में खाना खाते थे. हाउ क्लोज कैन दैट बी, राइट? तो वो जो कंपेनियनशिप जो मिलती है ना स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, वो अभी के टाइम पे ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है. इम्पॉसिबल नहीं है पर थोड़ा डिफिकल्ट है. राइट. क्योंकि हम किसी से भी बात करते हैं, अगर उसके दोस्त की बात करें कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो बचपन का ही होगा. कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा कोई न्यू फ्रेंड बना है कि 2 साल पहले ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो बचपन वाली दोस्ती ही असली दोस्ती लाइक है, लेकिन न्यू दोस्ती बनती नहीं है. क्योंकि टाइम, एनर्जी, एफर्ट भी डालना पड़ता है ना दोस्ती में. टाइम है नहीं किसी के पास, एफर्ट लेने के लिए लोग थोड़े लेजी हो गए हैं. अभी हम स्टडी की भी बात कर रहे थे, आपने इंटरनेशनल स्टडी क्यों की rather than India? So I did this because A, I wanted to do it from the best institutes. This is an ICF certified institute. B, now this is completely मेरा opinion. हाँ, मैंने जब इंडिया में मेरी हॉस्पिटैलिटी की स्टडी की थी, उसके बाद मैं अब्रॉड ट्रैवल की अंडर टू बी ट्रेन अंडर लॉट ऑफ शेफ्स. तो मैं देखती थी कि ये जो सारे शेफ्स हैं ना बहुत ओपनली शेयर करते थे, बहुत ही ओपनली. इफ़ यू पुट योर क्वेश्चंस फॉरवर्ड दे विल आंसर, एंड इफ दे डोंट नो बोलते थे भाई हमको नहीं पता बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. मुझे बहुत अच्छा लगता था वो. जब मैं इंडिया में शेफ से को देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वो ना आपको 95% सिखाते थे, 5% ना खुद के हाथ में थोड़ा कुछ रखते थे. और मैं आखिर तो मेंटोर ही थी ना, टीचर थी, तो मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता है. जब आप सिखाते हो ना, जब आप पूरा दे देते हो ना, तो आपको पता है कि आप एम्प्टी हो गए हो, तो आप और सीखते हो क्योंकि आपको तो फिर से सिखाना है, राइट? सो आई लाइक दैट एटीट्यूड विच आई हैव सीन अब्रॉड, जहाँ पर ज़्यादा ओपन रहता है. एंड ऑल्सो इफ आई कैन बी ऑनेस्ट, जब आप इंडिया में आके कहते हो कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं, उसका वेटेज ज़्यादा ज़्यादा है. होता है.
अभी फ्रेंडशिप्स की हमने बात की है, अभी हम रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं क्योंकि वो भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, राइट? सो आपको लगता है कि आजकल के रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कंपेयर टू जैसे पहले होते थे? बहुत डायनामिक हो गए। देखो पहले कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी ना, रूल्स बड़े क्लियरली डिफाइंड थे। द मैन विल गो आउट, गेट द मनी, द वुमन विल bear children and take care of the household. बट अब टाइम्स इतना चेंज हो गया है कि विमेन आर लाइक वी आर केपेबल, हमें टैलेंट है, हम क्यों नहीं बाहर जाके कमा सकते? दिस इज अबाउट देयर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ. दे नो दैट दे आर वर्थ मोर देन व्हाट्स बीइंग ऑफर्ड टू देम. तो अब क्या हो गया है दैट द विमेन हैव सेड दैट वी वुड ऑल्सो वांट टू जॉइन वर्कफोर्स. हमको भी बाहर जाना है, हमें भी काम करना है, हमें भी हमारा सेल्फ वर्थ अर्न करना है. ठीक है, अब क्या हो गया है, विमेन ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी ले चुकी है, घर की, बच्चे की, हस्बैंड की. हस्बैंड तो अभी भी वही काम कर रहा है, बट अ वुमन घर का भी काम कर रही है, बाहर का ऑफिस भी संभाल रही है, खुद का करियर भी संभाल रही है, खुद का मेंटल हेल्थ भी संभाल रही है, खुद का डाइट भी संभाल रही है, खुद का जिम भी संभाल रही है. सो बहुत सारा उनकी प्लेटर में आ गया है. बट आई हैव ऑल्सो सीन नाउ मेन हैव स्टार्टेड शेयरिंग ड्यूटीज. अब वो पहले जैसे नहीं सोचते कि घर का सिर्फ तेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज वो भी हाथ बटा रहे हैं. सो बेसिकली यूर सेइंग कि रिलेशनशिप्स अब भी बेटर हो रहे हैं. रिलेशनशिप हर एक चीज़ का ना एक इक्विलिब्रियम आता है. इस तरफ जाएगा बहुत, फिर ये जो इस तरफ आता है फेमिनिज्म का कांटा बहुत, फिर ये वापस इस तरफ जाएगा, और फिर आस्ते से ना ये इक्विलिब्रियम में आएगा. तो इक्विलिब्रियम आने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो ज़रा भी नहीं आया है. ठीक है, I think we women, the strong women, they need to sort of train their partners as to what they are looking for. See, जो हमारे partners हैं ना, वो मम्मी से आए हैं, जो राजा बेटा कैटेगरी से आए हैं. अब वाइफ उन्हें कह देती है कि भैया तुझे भी करना पड़ेगा, बोलेगा अरे मम्मी तो सब कर दी थी, अब तो वाइफ तो कह रही है आधा काम कर. या if you don't tell them, they get lazy. But gradually, in a nice way, there is always a way of dealing. You don't have to be rude and shrewd with everybody. आप उनको प्यार से भी समझा सकते हो कि see, this is what also I want to do in my life and have my career. So आप ये इतना संभाल लोगे तो मैं ये संभाल पाऊंगी. So relationships बहुत dynamic हो गए हैं. And yeah, like a lot is changed in love, a lot is changed in arranged marriage setups. A lot has changed in dating scenes. Unfortunately, I'm seeing a lot of young girls not finding the right kind of guy. मेरे बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कह रहे वेयर आर द गुड बॉयज. हाँ, हमें तो टीवी में, हमें मूवीज में दिखाते हैं इतना रोमांटिक, इतना परफेक्ट. जब हम ढूंढने जाते हैं हमें तो कोई भी नहीं मिल रहा है. एंड सो या है काफ़ी. एंड लोग कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं. Sorry? लोग कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं. दे डोंट वांट टू कमिट. कमिटमेंट से इसके लिए डरते हैं क्योंकि अभी आपके पास चॉइसेस भी है ना. पहले चॉइसेस भी थोड़ी लिमिटेड थी. आप बोलोगे नहीं मुझे इंडिया से चाहिए, नहीं मुझे अब्रॉड जाके रहना है, राइट. सो एंड ऑल्सो ना जो आपके एक्सपेक्टेशंस है और जो रियलिटी है ना, वो बहुत डिफरेंट है. आप एक धर्मा मूवी को देख लो, आप बोलोगे अरे लव, दिस इज हाउ लव, दे सेल लव टू यू, दे सेल दैट फीलिंग टू यू. बट जो एक रियलिटी है वो बहुत अलग है. तो जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में गैप होता है ना, हार्ट ब्रेक होना ही है. जब हार्ट ब्रेक होगा तो आप दूसरी बार 10 बार देखोगे बाबा इससे कमिट करोगे नहीं. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड म्यूजिक में है तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसी वीडियोस मत बनाया करो, इतनी अनरियलिस्टिक. मतलब वो एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं कि मतलब वैलेंटाइंस पे ये सब होने वाला है, ऐसे सरप्राइज मिलने वाला है ना. और मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन होती है. रियलिटी में कुछ नहीं होता असल में. तो मतलब गानों में तो तू मेरा दिल, मेरी जान, मेरे प्राण, और रियलिटी में जान प्राण लेने पे लगे हुए हैं, जान लेने पे लगे हुए हैं. सो मूवीज का तो बहुत रोल है यार, प्लीज रियलिस्टिक मूवीज बनाओ. बट अभी का कंटेंट चेंज हो रहा है विथ मूवीज. अभी काफ़ी. सो बेसिकली अब मूवीज़ आप देखोगे तो काफ़ी अपनी जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, जो सोसाइटी का इमोशन, सोसाइटी की सेंटिमेंट्स, वैसे अब काफ़ी अच्छी मूवीज़ बन रही है. जैसे आपने मिसेस देखा होगा. सो मिसेस का इतना ब्यूटीफुल था कि एक लड़की जब एक नया रोल लेती है
दैट ऑफ अ वाइफ, कैसे उसे दैट ऑफ अ डॉटर थोड़ा फॉरगो करना पड़ता है, दैट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जो वो डांस क्लास चलाती है वो थोड़ा उसे उसका करियर पीछे छूटता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसे एक्सेप्टेंस चाहिए उसकी वाइफ के रोल में, एंड इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब आप आपके नए रोल के लिए हमेशा वैलिडेशन ढूंढ रहे हो और जब आपको वो मिलता नहीं है, एंड इफ यू आर नॉट वैल्यूड for who you are and what you're doing and bringing to the relationship, फिर वो टॉक्सिसिटी जो आती है वो आप पे ही आती है. So as a life coach and being into this profession, आपको लगता है मिसिस में जो दिखाया वो बिल्कुल सही दिखाया कि उसके इमोशंस ऐसे ही होते हैं, या फिर वो ओवर दिखाया गया? क्योंकि अगर हम सोसाइटी में देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, एक हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ उसके लिए अच्छा कुक करेगी, गरम रोटी, लाइक अभी हम फैमिलीज में भी देखते हैं, लाइक मुझे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी शायद. सो यू थिंक कि वो ओवर दिखाया या नो ऐसा होता है? सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो इसकी ओरिजिनल मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन, उसमें ज़्यादा एक्सप्लिसिटली दिखाया है, बट विथ रिगार्ड्स टू मिसेस तो मुझे लगा कि आई फील इट वॉज वेरी रियलिस्टिक, बिकॉज जब वो लड़का देखने जाता है वो लड़की को, उसे पता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो खुद का डांस ट्रूप चलाती है एंड उसे चलाना है आगे चल के, राइट? बट जब आप दोस्तों के सामने दिखाते हो कि आप सपोर्टिव हो, बट इन रियलिटी आपको सपोर्ट करना ही नहीं है. देखो ना, आप देखेंगे उनकी जो मॉम थे, ये जो कैरेक्टर प्ले के, उनकी मॉम कैसे थे, हाथ में लाके देते थे बेटे को और फादर को, राइट? सो बेटा सोचा कि जो नेक्स्ट आएगी वो भी यही करेगी. दिस इज जनरेशनल नाउ. द आइडिया इज टू ब्रेक द नॉर्म. बट मुझे कई जगह पर तो लगा कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड था. आजकल की लड़कियां तो इतना लंबा तक नहीं खींचेगी, वो थोड़ा इससे पहले ही बोल देगी कि बाबा मुझे तो नहीं जमता. आई थिंक वो बेचारी का कैरेक्टर दे टुक इट लाइक वे टू फार एंड स्ट्रेच्ड इट टू फार, कि लास्ट में कुछ बोली भी नहीं और घर से सिर्फ चली गई. बिना बोले बाल्टी से अच्छा काम किया उसने. वही था ना, वो मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन था. क्योंकि सी वो जो बकेट था वो टॉक्सिक पानी था जो भर रहा था. ठीक है, जो तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम में इशू है, पेट्रियार्की का इशू है, तो वो रोज उसको बोल रही है भाई तू ये ठीक कर, मुझे आई वांट टू गेट बैक टू माय नॉर्मल लाइफ. पर वो ठीक ही नहीं कर रहा था, तो उसने एक बकेट रख दिया. वो टॉक्सिक पानी रोज भरते जा रहा है, भरते जा रहा है. इट वाज एज इफ उसका पेशेंस का गड़ा भरते जा रहा था. फिर जिस दिन उसने पेशेंस लूज किया, वही टॉक्सिसिटी उसने उसके हस्बैंड के मुंह पे दे मारी. एंड ये लोगों के साथ होता है. इफ यू डोंट वैल्यू देम और वैलिडेट देम. आप आज के भी कपल्स देखो ना, इफ यू डोंट फील सीन बाय योर पार्टनर, वो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, विमेन ना इनिशियली ना थोड़ा नज करती है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो देख नहीं रहा है, वो बोलेगी, वो लड़ेगी. जब तक वो लड़ रही है ना, वो आपसे प्यार करती है, वो इंटरेस्ट चाहती है. जिस दिन उसका लड़ना बंद हो गया और वो चुप हो गई ना, means she has exited the relationship. फिर उसका वापस आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है. अब तक की कॉन्वर्सेशन में हमें समझ में आया, इफ़ लाइक हमें फील हो रहा है कुछ भी इमोशनली, हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, या वैसे ही हमें लग रहा है कि वी नीड समवन टू टॉक टू, देन वी कैन गो टू अ लाइफ कोच. यस, राइट. बट ये तो हो गया अपने बारे में, लेकिन अगर हमारे सामने हमें दिख रहा है कि समवन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन और stress and is emotionally not well, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. जो अप्रोच आइडली रहना चाहिए आपका एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, शुड बी अ लॉट ऑफ स्पेस यू नीड टू गिव टू दैट पर्सन, एंड आपको वो इंसान को बताना है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, मैं तेरे साथ हूँ. तुझे चुप बैठना है ना, तेरी चुप्पी में भी मैं तेरे साथ हूँ. वो इंसान को वैलिडेट करना एट दैट टाइम कि मुझे समझ में आ रहा है तेरे साथ कुछ हो रहा है, जब तक तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तेरे साथ हूँ. तुझे हेल्प चाहिए, आई कैन फाइंड हेल्प फॉर यू. बट हम ना
थोड़ा एंथो होके जंप कर लेते, क्योंकि हम ओवर प्रोटेक्टिव होते ना, नहीं देख मैं बोल रहा हूँ कुछ इशू है, तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, बट मे बी वो इंसान रेडी नहीं है. यू कैन नॉट पुश एनीबडी फॉर दैट. राइट. Yeah. So I think holding space for somebody and बहुत सारा प्यार देना ताकि वो इंसान उसे समेट सके, because at that time वो इंसान को प्यार की and no biased thoughts की ज़रूरत है. राइट. कोई ऐसी चीज़ जो अगर कोई दुखी है इंसान, हाँ. ही इज़ इन द ग्रीव, हमें उससे नहीं बोलना चाहिए ताकि उसे हर्ट ना हो. व्हाट एग्जैक्टली शुड बी दैट? एक नहीं 3-4 आ रही है मेरे दिमाग में. सबसे पहला जो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रहे, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तुझे स्ट्रॉन्ग रहना है फॉर योर मदर, या मदर को बोलते यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर किड्स. डोंट, उनको इनवैलिडेट नहीं करो. लेट देम टेक टाइम. उनको कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बन के किधर भी पहुंचने की. द फैक्ट दैट यू से कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत हैवी इमोशन है, टेक योर टाइम. आई थिंक सेकेंड थिंग वुड बी, वो कहते हैं ना टाइम हील्स एवरीथिंग. हाँ, टाइम हील करता है, बट इट विल नॉट हील अनलेस तुम तुम्हारा ग्रीफ प्रोसेस कर रहे हो. टाइम अलोन कैन नॉट हील, वो तो पाइल अप हो जाएगा. राइट. एंड वन मोर थिंग जो मुझे थोड़ा अनोइंग लगता है इज, आई कैन ओनली इमेजिन योर पेन. नो, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट इमेजिन माई पेन. तुमको नहीं पता है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. एंड द फोर्थ थिंग दैट annoys मी टू द हिल्ट इज, बेचारा कोई गुजर चुका है, उसी की फैमिली को जाके पूछे क्या हुआ. वो इंसान वो रिपीट कैसेट की तरह बोलते ही जा रहा है, ये हुआ यो. क्यों? उसे ग्रीव करने दो ना. लेट दैट पर्सन बी क्वाइट. आपको आपकी पंचायत है, आप पूछ लो किससे आसपास में, बट वो बेचारे इंसान को तकलीफ ना दो. आपको हेल्प करनी है ना, आप उसको बोलो मैं लंच या डिनर ड्रॉप कर रही हूँ, कितने बजे करूँ, मुझे सिर्फ आके तेरे पास बैठना है थोड़ी देर, नहीं बात करनी है तो भी चलेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू. या उसको ये चीज़ पूछो कि जो इंसान चला गया उसकी स्पेशल मेमोरी क्या थी. कोई एपिसोड याद है जो तुझे बात करना हो उनके बारे में. दैट इज हाउ यू ऑनर अ पर्सन. आपको पता है जो बेचारा गुजर गया उसकी फैमिली पे उन लोग कितना प्रेशर डालता है, क्योंकि वो ज्यादा रोने लग जाते हैं ना. तो बेचारे उनको लगता है अरे हम तो रो ही नहीं रहे, ये तो ज्यादा दुख मना रहे. इट इज लॉट ऑफ साइलेंट गेम विच आई फील इज अननेसेसरी. एंड उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का है, दे विल हग, दे विल क्राई, और उसके बाद फिर बैठ के चाय पियेंगे. आप नहीं, आपसे पहले स्टोरी सुनेंगे क्या हुआ, फिर आप बोलोगे. आप जितना रिपीट कर रहे हो ना, आप डाउन होते जा रहे हो. वो 1 मिनट की स्टोरी वो सामने वाला सुनता है, फिर बोलेगा अरे चाय है, अरे ये है, वो बिजी हो गया. सी उसकी लाइफ में अफेक्ट उतना नहीं होगा. मे बी इफ द पर्सन इज क्लोज होगा थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग नहीं होगा, बट नॉट द वे यू विल फील इट. राइट. आपका दुख अलग है. एंड लोगों को ना बहुत मिसबिहेव करते हैं जब कोई गुजर जाता है ना, लोगों को नहीं, बट सी उनकी भी गलती नहीं है, उनको आता ही नहीं है कि हम कैसे अप्रोच करें. बिल्कुल हो सकता. They also want to show care but they don't know how to. Yeah, it's not that they are not loving, but आप अगर जो उनको बता दो ना कि आप ऐसे ऐसे नहीं, आप ऐसे बात कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, आप वैसे बात करो, सामने वाला भी जल्दी हील होगा. राइट. आई होप कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, एटलीस्ट, वैसे तो किसी के लाइफ में ऐसा पॉइंट आए नहीं है ना कि उनको ऐसा मोमेंट देखना पड़े, बट ये भी एक खास रियलिटी है, ये टाइम सबकी लाइफ में आता ही है. तो एटलीस्ट अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो जो नॉर्मली सब जैसे बिहेव करते हैं वैसे ना करें, एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप लें और मेक द सिचुएशन एंड दैट पर्सन फील बेटर. एंड कॉन्शियसली ये डिसीजन ले. राइट. बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल ना कि आप जो देखते आए हो आप वो कर लोगे. सो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि इमोशंस तो आप नॉर्मल हो जाते हो बट योर बॉडी डजंट गेट राइट. तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि इमोशंस के साथ हमारी बॉडी कैसे कनेक्टेड है. जनरली ये तो देखें अगर मैं किसी बात से परेशान हूँ तो हेडेक हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी है वो हमारी बॉडी से कैसे लिंक्ड है. ओके. सो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी
दिस इज जब भी मैं एक कोर्स करा रही थी, दैट इज इमोशनल वेट लॉस. इमोशनल वेट लॉस. इमोशनल वेट लॉस. ओके. ओके. सो दिस एक सेकंड. हाँ, उस पे हम आपकी स्टोरी पे आएंगे. इमोशनल वेट लॉस क्या है? अब मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ, ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक ठीक है. है. तो बेसिकली इनका एक मैंने फॉर्मेट बनाया था जहाँ पर आई वॉज गिविंग देम, हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड अ डाइट, अ रूटीन दैट दे नीड टू फॉलो, एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली वर्क ऑन योर इमोशंस. ठीक है. तो अभी ये एक लड़की आई जो उसकी mid-30s में थी, एंड वो बोलती कि मैं जब से टीन्स में थी ना, मैं आई हैव बीन हेल्दी ओनली, आई हैव बीन फैट. मैं थोड़ा ऐसा वो कीटो करती हूँ या कुछ ऐसे डाइट करती हूँ तो मेरा बहुत कम हो जाता है, एंड थोड़ा छूट जाता है तो फिर से मैं तो डबल हो जाती हूँ, यू नो. सो आई सेड ओके. सो व्हाट वी डिड वाज वी वेंट टू हर पास्ट जाते जाते वी वेंट टू हर इनर चाइल्ड. व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, when did she develop these eating habits? वो ऐसे इमोशनल ईटिंग करती थी. बेसिकली क्या कर रही थी, वो अपने इमोशंस को खा रही थी क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रही थी. राइट. सो जब हमने उसका एलिसिट किया ट्रॉमा कि क्या हो रहा है, हमें पता चला कि एज अ चाइल्ड शी वॉज मोलेस्टेड. सो व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ से उसकी मेमोरी फेंट हो गई, बट उसकी बॉडी को याद था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है. तो उसकी बॉडी ने क्या किया, द बॉडी स्टार्टेड ईटिंग मोर, गेनिंग मोर वेट, बिकॉज उसका थॉट प्रोसेस था कि इफ आई गेन मोर वेट आई विल नॉट लुक प्रिटी, आई विल लुक अगली. इफ आई लुक अगली आई विल नॉट अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ प्रेडेटर्स. इफ आई डोंट अट्रैक्ट देम, मेरे साथ फिर से ऐसा केस नहीं होगा. सो शी वॉज नॉट थिंकिंग दिस मेंटली, वो नहीं सोच रही थी, बट सेलुलर लेवल पे या फिर हम बोले कि उसकी Yes. बॉडी ऐसी सोच रही थी. Yes. So उसकी body kept gaining weight to protect her from another such experience. Then- So this is what I mean when I say कि body को याद रहता है, यहाँ से हो सकता है कि चला जाए. Then how did you help her? So then we had to revisit that episode. Okay. We have to sit, understand how she felt, what was her emotion, वो at that time क्या चाहती थी, जो हेल्प चाहती थी वो कहाँ से चाहती थी, क्यों नहीं आई, वो हेल्प नहीं आई, वो जिन से चाहती थी उसके रिलेशंस उन इंसानों के साथ कैसे चेंज हुए पोस्ट दैट, उसका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसे चेंज हुआ, वो अब अपने बारे में क्या सोचती है, डज शी फील वर्दी ऑफ हैविंग अ लव्ड रिलेशन और इज शी यूज्ड टू अब्यूज. सो ये बहुत डीप वर्क होता है जो हम बाद में करते हैं क्लाइंट के साथ. सो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है विदाउट इवन यू नोइंग इट. यस. इन फैक्ट योर बॉडी इज सो ब्यूटिफुल ना, आपकी बॉडी में जो डिफरेंट एक्स एंड पेन्स होते हैं ना, उससे समझ में आता है कि इंसान का थोड़ा सिचुएशन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल PCOS जो होता है, दैट इज रिप्रेस्ड रिजेंटमेंट एंड एंगर इन विमेन. ओके. यस. जो आपका माइग्रेन होता है, दैट कैन हैपन ड्यू टू एक्सेसिव थिंकिंग and lack of good emotional resilience. बट आई थिंक ये बताया नहीं जाता, सिर्फ मेडिसिन ही दी जाती हैं. Exactly. That's the beauty ना, आपका बॉडी इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है. आप सोचो ना, a mother who is given birth, हाँ, उसकी बॉडी में से एक पूरा एक इंसान, एक बच्चा निकल रहा है, छोटे से सेल से इतना बड़ा बच्चा, एंड वो मदर आफ्टर सम टाइम रिकवर भी हो जाती है. सो योर बॉडी हील्स. आपको जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर थोड़ी आपकी बोन्स को हील करता है, वो आपको क्या करता है, आपको प्लास्टर पहना के भिजवा देता है, राइट. उसने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया. हील तो आपकी बॉडी कर रही है ना, आपके सेल्स ग्रो हो रहे हैं, वो अटैच हो रहे हैं. सो योर Right. बॉडी स्टोर्स अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. जैसे कि अगर कोई इंसान लोअर बैक का कंप्लेन बहुत कर रहा है, हो सकता है कि उसको मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, विच इज़ वाई द पर्सन इज हैविंग कॉन्स्टेंट लोअर बैक इश्यू. जो थायराइड होता है, दैट कुड बी बिकॉज अ पर्सन हैज नॉट एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनफ.
सो फॉर एग्जांपल थायराइड या फिर लोअर बैक पेन जैसे आपने कहा, तो इसमें कितने परसेंट लाइक इमोशनल वेलबींग का पार्ट है और कितने परसेंट एक्चुअल में उसको फिजिकल प्रॉब्लम है? सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. उसकी सिचुएशन क्या है, उस पे होता है ये. सो इट आई कैन नॉट से 50-50%. आई कैन नॉट गिव अ परसेंटेज टू इट. बट It सम could- परसेंट ऑफ इमोशनल थिंग इज a देयर. lot. आप अगर जो पुराने टाइम के साइंस में जाओगे, तो आप अगर जो बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके इमोशंस है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट है. जो आपका अभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम काफ़ी देखते हैं आजकल की गर्ल्स में, तो स्ट्रेस से हो रहा है, एंजाइटी से हो रहा है. क्या हो रहा है? सबसे पहले आपके हार्मोन्स पे आ रहा है. आपकी पूरी सिस्टम को अटैक कर रहा है. वो सिस्टम को अटैक कर रहा है तो क्या हो रहा है? आपके इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस. सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल नाउ. जैसे अगर हाँ. आपने बताया अगर गर्ल्स में वो सप्रेस कर रही है तो वो इमोशंस को अपने, या मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो पीसीओएस की एक प्रॉब्लम आती है, राइट? जी. तो ये बॉयज में क्या प्रॉब्लम आती है अगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं तो? सो बेसिकली गाइज में अगर जो आप देखोगे ना, तो जो सप्रेस, सपोज हम एंगर की बात करते हैं, तो आगे चल के सो सी दिस डज नॉट हैपन कि आज जितना सप्रेस किए 1-2 साल में होता है. ये बॉडी ना बहुत टाइम तक तुमको करेक्टिव मेजर्स देते रहती है. और जब भी आप नहीं सुनते हो ना, फिर कहीं जाके 10-12 साल में, 20 साल में आपके इफेक्ट्स दिखते हैं. सो फॉर गाइज BP is BP. something that you will see. हार्ट अटैक्स इज समथिंग दैट यू विल सी. आज तो कितने केसेस बहुत आते हैं कि ज़्यादा. हार्ट अटैक्स बहुत यंग एज में हो रहे हैं. Even in 30s. स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी, अ लॉट ऑफ एंशियसनेस, सुसाइड केसेस, men, young guys committing suicide. So a lot of these cases come up because a lot of emotion is suppressed. हमने ऐसे टॉपिक पे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बात कर ली है, जो नॉर्मली कोई भी नहीं करता. हमने किसी पॉडकास्ट में भी नहीं किया है, और आपस में तो खैर बात ही छोड़ो. तो अभी थोड़ा सा इसको कूल डाउन करते हैं. मुझे ये बताओ कि अभी आप बॉम्बे से आए हो, चंडीगढ़ कैसा लग रहा है आपको? ओह, चंडीगढ़ मैं 10 years पहले आई थी फॉर एन इवेंट विद मर्सिडीज बेंज. तभी भी बड़ा प्यारा लगा था बिकॉज ये सिटी बहुत ही वेल प्लान्ड है. मैंने इतने वाइड रास्ते कभी नहीं देखे. आप अगर जो अब बॉम्बे आओगे ना, हर सड़कें खुदी हुई है. इतना हालत खराब है, इतना क्लाइमेट में इतना धूल है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रास्ते बन रहे हैं. इट्स नॉट द बेस्ट प्लेस राइट नाउ टू स्टे, आई फील. बट जब मैं जैसे ही लैंड की चंडीगढ़ और मैं गाड़ी में बैठे, मैंने बोला अरे 4 माले की बिल्डिंग, मुझे तो आसमान दिख रहा है. एंड आई वाज सो शॉक्ड कि यार हाँ यार, क्लियर है स्काई, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. एंड आई सॉ बिग बालकनीज. लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज है घर में. हम लाइक वाओ यार, यहाँ पर ना आके एक बुक लिखना है मुझे balcony में मस्त with my coffee. I want to sit and write a nice book maybe one day. It's so beautiful here. And also I want to share something. I got a very good cab driver and मैंने उनको कहा कि मुझे बाद में भी आप थोड़ा घुमाना आसपास. मैंने बोला मुझे ना कुछ लोकल खाना है, चलिए मुझे कुछ खिलाइए. तो he said okay. He took me to this place जहाँ पर स्टील के ऐसे डब्बे थे and all. मैंने बोला ये बाबा रास्ते का मत खिला. What if I fall sick? मुझे जाना है, घर पहुंचना है फिर से. Okay. पता है कुछ नहीं होगा. And just 30 rupees, huh? I got rice, I got rajma and some salad on top. And it was the most delicious. And वो बोलते ना सोल फूड था, एकदम ऐसे मम्मी के हाथ का खाना टाइप फील आ रहा था. क्या खाना था यार. मैंने 30 रुपीज में ना बॉम्बे में कुछ नहीं खाया वड़ा पाव के अलावा. वो भी तो वड़ा पाव भी नहीं खाते हम, बट बिकॉज इट्स फ्राइड. But I'm saying the food was so good, and so hygienic. I can never imagine to have a meal, a good meal at 30 rupees ever in Bombay. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमें हिमाचल या माउंटेन्स में जाके फील होता है ना चंडीगढ़ वालों को, ऐसे बॉम्बे वालों को चंडीगढ़ में आके हम feel थोड़ा होता इधर है. आइए, आप थोड़ा ऊपर हमारा भी जाओगे. मन करता है मनाली जाके ना बुक लिख दे. हाँ, एक्चुअली आप लोग को लिखना चाहिए. दैट ब्रिंग्स मी टू आस्किंग यू गाइस. आप लोग ने तो कई ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं, 30+ तो पॉडकास्ट आपने किए ही होंगे. अलग अलग गेस्ट आते हैं, अलग अलग वो अपनी स्पेशलिटी आते हैं, वो बात करते हैं. कभी आपके इंटरेस्ट का होगा, कभी बोरिंग सा भी होता है टॉपिक. तो मुझे जानना है कि आपके लिए सबसे, आप दोनों के लिए इंडिविजुअली सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट कौन सा रहा है आपका?
मैं बता दूं पहले, कॉपी ना हो जाए। ठीक है। मुझे सोचना मेरा पड़े, मैं सबसे सोचती इंटरेस्टिंग हूँ। रहा था विद अ पॉलिटिशियन। हाँ। एक ही पॉलिटिक्स लीडर के साथ हमने किया है, दैट वाज विद रविंद्र भाटी जी। हाँ। दैट वाज अमेजिंग कि लीडर्स भी, पॉलिटिशियंस भी ऐसा सोचते हैं भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। हाँ। मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल था वो। हाँ। ही इज़ द यंगेस्ट MLA इन राजस्थान, सो आई लव्ड दैट पॉडकास्ट। वेरी नाइस। या और एक्चुअली ना उसमें पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा हुआ ही था, इंसिडेंट भी बड़ा अच्छा था। हमारी उनसे बात हुई थी कि पॉडकास्ट करना है। ही सेड कि वो एक इवेंट पे आए हुए हैं, तो आप लोग आ जाओ, हम यहीं होटल में कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। उस टाइम पे आई वाज आई थिंक 5 months प्रेग्नेंट। तो हम लोग गए यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली। उनका 2-3 घंटे तो इवेंट ही चलता रहा। एंड इवेंट में भी हम देख रहे थे वो मतलब जो भी उनसे आके बात कर रहा था, ऐसा नहीं था कि बस वो हाँ हेलो हाय करके भेज दे रहे हैं। उनका नंबर नोट डाउन कर रहे थे, उनको समझ रहे थे कि हाउ दे कैन हेल्प, कि राजस्थान को कैसे बेटर करने में हेल्प कर सकते हैं वो। अगर कोई वुमेन्स हेल्थ पे काम कर रहा है तो वो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपका कैंप करवा देंगे। अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो आप हमारे लोगों के लिए कैंप करो। तो ही वॉज लाइक दैट। एंड एंड में ना समहाउ पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी कि पॉडकास्ट हो पाएगा। हम लोग बहुत थक गए थे बैठे बैठे, वो भी। तो हमने कहा कि सर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आपके वहाँ आके कर लेंगे। बट ही वॉज, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला नहीं नहीं, वो इतनी दूर से आए हैं, कैसे भी करके हम करेंगे। तो उन्होंने किया। जब तक हम लोग सेटअप रेडी कर रहे थे दूसरे होटल में, उतनी देर में भी उन्होंने 2 मीटिंग्स कर ली। ओह वाओ। एक फिलिप्स के फाउंडर के साथ उन्होंने मीटिंग की कि वहाँ पे उनका एक एरिया DNP, वहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे वो कैसे लाइट्स में हेल्प कर सकते हैं। एंड देन एक और उन्होंने मीटिंग कर ली। सो ही वॉज वेरी वर्कहोलिक। तो ऐसे पॉलिटिशियन हमने देखे नहीं है, तो हमारा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया अबाउट पॉलिटिशियंस। तो वो काफ़ी अच्छा था। एंड आई थिंक वी नीड दीज पॉलिटिशियंस। जो आज का टाइम है इंडिया में, जहाँ पर हमें रोल मॉडल्स चाहिए, बट यूथ रोल मॉडल्स Yes. चाहिए, जहाँ पर हम देख सके कि क्या हो रहा है हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में। सो या ग्रेट। क्योंकि जनरली सोशल मीडिया पे तो नेगेटिविटी दिखती है हमारे लोग के प्रति, हमारे पॉलिटिक्स के प्रति। अभी कुणाल कामरा वाला भी, अगर हम कुणाल कामरा ही है ना, उनका भी केस देखें तो उन्होंने कितने उससे बोला। वो फ्रीडम ऑफ, मतलब जो बोला वो अलग बात है ना, कि किसी के अगेंस्ट कुछ बोला या एक कॉमेडी में बोला या एक सैटायर फॉर्म में बोला। बट उसके बाद जो हो रहा है वो उसके बाद लगता है कि यार हमारा देश तो मतलब ख़त्म ही है, मतलब कुछ है ही नहीं। हम कोई कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। कैसा पॉलिटिशियन, कैसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे, कैसा हमारा ये सिस्टम है लोग का। तो उनको देख के लेकिन लगा कि रियलिटी में जब देखा तो एक अलग, आपको एक अलग चीज़ देखने मिली। आपको पता है जावेद साहब की एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन मैं रिकलेक्ट कर रही हूँ, जैसे आप बात कर रहे हो अबाउट कुणाल कामरा। ही सेड दैट आर्ट, पोएट्री एंड लिटरेचर, they are the vocal cords of the society. So they will only give out what the society is saying, and you need people to speak. And ये कोई form of art में हो, ये disguised art है, but he's come up and he's spoken very openly about it. तो my question is कि जब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इतना क्यों हर्ट हो रहा है? राइट। जब हम इंडिया में रहे हैं, जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे मिस्टर मनमोहन सिंह, एंड वी स्टिल फेल्ट वेरी लिबरल अबाउट इट। एंड यू नो व्हाट, दे यूज्ड टू डू पोएट्रीज। जब उनका होता था, हम लोग पोएट्रीज में भी बातें करते थे। So they used to enjoy art also. Why can't we enjoy art? And अगर जो हम तक कोई बात पहुंच रही है, then in this form, I don't see a problem. I see कि एक ही open platform होना चाहिए जहाँ पर लोग अपना express कर सके, अपने views, अपने thoughts, और डर ना लगे किसी को express करने में। बट अब तो लाइक हर कोई डर ही रहा है। बट स्पेशली जो अच्छे क्रिएटर्स हैं ना, उनको बहुत सोच समझ के लाइक बहुत, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर है ये चीज़ पर अगर जो आप देखोगे, I'll point out a few stand-up comedians to you. One is of course Kunal Kamra. There is Veer Das. There is Azim Banatwala. There is Puneet Pania, and there is Masoom Rajwani. You have to listen to these guys. इतना ओपनली बोलते हैं, एंड सी उनका कंटेंट कहाँ से आता है?
सोसाइटी से आता है, हम्म, क्योंकि वो मिरर कर रहे हैं ना जो सोसाइटी में हो रहा है, राइट, तो वो सोसाइटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम हमारे काम में बिजी रहते हैं, पर उनका काम ही है कि वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करे और जो हो रहा है उसका ह्यूमर बनाए, और वो उनकी स्टाइल, या तो डार्क ह्यूमर होता है, या तो लाइट होता है, या तो पॉलिटिकल सटायर होता है. राइट. So that is their way of expression. But they see the society, I feel, very closely. So it feels good to have a different angle and a perspective from the stand-up guys also. या बट अभी सिनेरियोज देख के लगता है कि थोड़े टाइम में वी वोंट बी एबल टू लिसन टू दिस. जैसे अभी पॉलिटिकल कॉमेडी है, उस पे भी इश्यूज हो रहे हैं. डार्क ह्यूमर का तो हमने देख ही लिया, मतलब बंदे को डार्कनेस में भेज दिया है बिल्कुल. मतलब एक टाइम के लिए ठीक है, किसी को बुरा लग सकता है व्हाट दे डिड और व्हाट दे सेड. एज ऑडियंस हमें भी लगता है अगर हम उनके ऑडियंस है, बट ऐसा कोई क्राइम नहीं है कि हम उनके पीछे ही पड़ जाएं. अभी उनके पासपोर्ट्स तक सीज कर दिए Yeah. कि अभी नहीं वो देंगे. travel तो नहीं ऐसा कर कोई पाएगा. इतना कोई क्राइम तो किया ही नहीं है, तो अभी क्या मतलब बता, हाथी चींटी के जोक थोड़ी सुनाता रहेगा. Yeah. ऐसा ही होगा. And जब आप आर्ट को सप्रेस कर देते हो ना, तो ये सोसाइटी में बचा ही क्या. आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम अभी कोचिंग की बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है, राइट. तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं. राइट. What, how are we? I feel the youth should all come together, open their eyes. जो आप इतना स्क्रोलिंग करते हो, 5 मिनट कम स्क्रोल करो, 5 मिनट थोड़ी न्यूज़ देख लो, एंड ऑथेंटिक जगह से न्यूज़ देखो कि क्या हो रहा है आज हमारी सोसाइटी में, स्टेट में एंड कंट्री में. बिकॉज वो आज़ादी का फ़ायदा नहीं जो आपके फोर फादर्स ने लड़ी थी, अगर जो आप आज आज़ाद नहीं हो आपके थॉट्स, एक्सप्रेशंस और वर्ड्स में. कंप्लीटली एग्री. क्योंकि जब तक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमारे ऊपर आएगा तभी हम बात करेंगे, क्योंकि यस, वो अगर किसी के ऊपर बात आ रही है, ये पूरे यूथ पे आ रही है, कल को हमारी जनरेशन पे भी आ रही है. सो ये वेरी राइट कि हमें थोड़ा सा करना चाहिए शिफ्ट अपने आप को न्यूज़ पे और जो करंट चल रहा है उस पे, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी हमारी इंक्रीज होगी, प्लस हमें पता रहेगा क्या चल रहा है, प्लस कि हमारे राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं उनके थ्रू. तो Yes. उस पे हम एक्ट नहीं करेंगे तो हम एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे लिए भी कल को कोई एक्शन स्टैंड लेने सो वाला ट्रू. है. अगर जो आप देखोगे ही नहीं तो आपको अवेयरनेस नहीं रहेगी, Exactly. तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रहेगा. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर कि आप इंडिया में रह रहे हो और आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, यहाँ तो एक गली वाले भैया का भी होता है, आंटी का भी होता है. तो फिर ये सो राइट. जावेद अख्तर की बात की, मुझे भी उनकी एक बात याद आ रही है अभी. एज अ लाइफ कोच आप बताना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. वो कहते हैं कि बात करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब वर्ड्स होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव वर्ड्स टू से थिंग्स. आजकल जेनजी स्पेशली क्या कहती है, यू नो व्हाट आई मीन. सो ही सेज कि नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन, यू हैव टू एक्सप्लेन. आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट यू मीन. यू थिंक कि आजकल लोगों को लाइक वर्ड्स भी कम पड़ गए हैं, उनको पता ही नहीं कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसे करें, नॉट जस्ट इमोशंस, एनीथिंग. yeah, I'm glad you brought this up. I'll tell you to do something. So I want you to think of a childhood memory. ठीक है. एंड जब आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, सोचो उसके बारे में. वो जगह कैसी दिख रही थी, आपने कपड़े क्या पहने थे, आपके पेरेंट्स थे, कौन था आसपास, क्या चल रहा था. जब आप सोचते हो तो आप किस में सोचते हैं? डिड यू थिंक इन इंग्लिश, हिंदी? यू कैन तो हिंदी में आ रहा है. यस, इट इज़ हिंदी. फॉर यू इट मस्ट बी हिंदी, किसी और के लिए इंग्लिश होगा. आप आपकी मेमोरीज को एक्सेस ही लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो. अगर जो लैंग्वेज ही नहीं है तो आप कैसे एक्सेस करोगे? सोचो कोई चीज़ को. सिमिलरली आपका कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जब आपको एक्सप्रेस करना है, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है. द फैक्ट दैट यू से यू नो व्हाट आई मीन मीन्स यू आर लैकिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ यू फील, which could also mean that you really don't know how you're feeling. Or you need to go and increase your vocab. है ना? ऐसा होता है आपके पास आते हैं, आप कह रहे हैं आप ठीक हो, आपको बस वोकैबुलरी पे वर्कआउट करना है. नहीं, हम ये नहीं कह सकते. हम उनकी vocab पे एक्चुअली कई बार होता है कि लोग आते हैं एंड दे फील दे आर सैड. जैसे कि एक क्लाइंट आए थे एंड द कपल वाज ट्राइंग टू कंसीव अ किड एंड उन्होंने उनके सारे टेस्ट करवाए, बॉडीली टेस्ट, एवरीथिंग वाज कमिंग पॉजिटिव फॉर द हस्बैंड एंड फॉर हर.
she didn't have any issues with her ovaries, and she was ovulating well. And they were trying for good 3-4 years. नहीं हुआ बच्चा. Then she did 2 rounds of IVF also. Then it was so painful that the husband only said that, listen, don't go through all this. And she came to me. She came to me with sadness. कि यार हो ही नहीं रहा यार, सब ठीक ठाक है, मेरी बॉडी ठीक है, why is it not happening, When we actually got into coaching sessions, so many sessions later, we discovered that she had a childhood which was very traumatic. उसको इतना प्रॉब्लम था, लाइक उसकी शी केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बुक्स मांग मांग के पढ़ते थे, पैसे थोड़ी उधारी पे ले लेके उनका यूनिफॉर्म आता था. उन्होंने इतना टफ चाइल्डहुड देखा है. एंड मदर वॉज द अर्निंग मेंबर, फादर वॉज नॉट अर्निंग एज मच, एंड फादर वॉज वेरी अब्यूसिव. वो अल्कोहल पी के काफ़ी अब्यूज़ भी करते थे फैमिली में. सो दिस गर्ल हैड अ वेरी टफ चाइल्डहुड. शी वॉज हर्ट थ्रू हर चाइल्डहुड. एंड समवेयर द सबकॉन्शियस पैटर्न वॉज कि बच्चा होगा ना तो उसको ये सब देखना पड़ेगा. So her body is restraining her from having a kid because it's her belief that my child will also have to go through all this. इतना इम्पैक्ट कर सकता है, इतना इम्पैक्ट कर सकता है. बट मेरा आपको ये बोलना था कि कोई इंसान सैडनेस लेके आता है बट उसका डीप अंडर इशू होता है हर्ट. वो दिख रही थी सैड कि उसको हो नहीं रहा है बच्चा, पर एक्चुअली आप उसका इमोशन देखने जाओ तो वो हर्ट थी, वो हील नहीं हुई थी. It's only when she will heal will her womb get fertile for her to have a baby. ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे हेल्प करते हो आगे? लेट्स सपोज अब पता चल गया कि दैट वाज द रीजन, शी वाज नॉट एबल टू हैव द बेबी. अब कैसे हील करेगी वो? अभी है ना, ये एक बहुत ही अच्छा मेरे मेंटोर ने हमें सिखाया था. उन्होंने कहा कि जब आप कोई एक इश्यू को एलिसिट कर देते हो ना क्लाइंट के लिए, आप 90% काम कर लेते हो. क्योंकि जब आपको पता है कि इशू क्या है ना, तो आप इतना स्ट्रेटेजिकली वो इशू पे काम करने लगते हो. सो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इशू विद और विदाउट मी. बट हमें हमारा पेन पॉइंट ही नहीं समझ में आता कि क्या है. ऑल द डिस्कशन वाज अबाउट कि अगर कोई स्ट्रेस हो गया है या सैड है या ग्रीफ है या इमोशनली अनवेल है, लेकिन जनरली इफ वी आर लाइक नॉट सफरिंग थ्रू एनी ऑफ दीज, so what are the simple 5 tips that you want to give to have a good mental health? Oh, so 5 तो बहुत लंबा हो गया. मैं आपको 3 विंस देती हूँ दिन के. ठीक है. 5 भी मत करो, 3 करो. Okay? 3 things you need to do. One thing that I would want you to do is go for walks or have any kind of physical activity. Do walks, do yoga, whatever suits you. आधा घंटा बस, 45 minutes max. इतना भी तो आप करो. Start with 30 minutes and then 45 minutes. That's the first thing. Second thing that I would like you to do is read. Read. Either read or listen to some kind of podcast, because only when you read, आपका mind, आपके neurons fire करते हैं and you start thinking differently. Okay? And the last thing that I would like to say is journal. आपने अंदर तो सब भर लिया, but आपका कचरा बाहर कैसा जाएगा? Through journaling. So journal. आपको journaling नहीं पसंद है, आप doodling करो. Do some activity or have some form of expression, creative expression, wherein जो आपके अंदर का है ना कचरा, वो बाहर जाए. राइट. एंड पॉडकास्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट मिल जाएंगे. हाँ, आप इनका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें. बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते हैं. एंड आप जो ये कहते हैं पॉलिटिशियन का, वो पॉडकास्ट देखना नहीं भूलना. थैंक यू. अच्छा, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास पेशेंट बोल सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्लाइंट. सो इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर किस एज कैटेगरी के होते हैं एंड किस जेंडर के होते हैं? हाँ, सो आई हैव women. I think so far I have only coached one guy. Otherwise, all are women, and all are from the age group of 18 till 55. ये काफ़ी wide range है, 18 to 55. Why only women's?
जबकि हमने तो सुना है कि गर्ल्स या वुमेन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं जनरली लोगों के सामने या नोन्स के सामने, बट गाइज नहीं कर पाते, तो वो फिर भी गर्ल्स आती है क्लियरली आपके यू पास। आंसर्ड माई क्वेश्चन. वो तो एक्सप्रेस कर पाती है, इसके लिए आती है. मेन तो कर ही नहीं पाते. सी, there's this book that I read, Men are from Mars and Women are from Venus. Okay? उसमें कहते हैं कि men ना they have a very different way of thinking. It's all compartmentalized. उनका ये इशू है ना, उनका ये इशू इसमें ही रहेगा. With women ना ये इशू यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से वहाँ भी जा सकता है, और टम्बल और टॉप भी कर सकता है. ओके, बिकॉज हमने बहुत क्लियरली किधर कुछ डिफाइन करके नहीं रखा है. एंड women, at least they're seeking help. I think they're bold enough to come and say, I need help. Men, what men do is they go in their den. वो अपने जोन में चले जाएंगे, वो सब छोड़ देंगे, रिलेशनशिप, सारी चीजें. उनको वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी है. राइट. एंड वी विमेन ना, अगर जो आप मुझे आके आपका प्रॉब्लम बताओगे ना, तो हम थोड़ा अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे देते, यू नो व्हाट, यू डू दिस, और वो डिस्कशन में दोनों खुश है. शी इज गॉट द हेल्प. Men don't take it that easy. You know, if a man is coming to you asking for help, he's in, like, he's tried everything और कुछ नहीं हो रहा है. Men generally like to sort things out themselves. और जब तक वो सॉर्ट नहीं होता ना, वो अपने डेन से निकलते नहीं है. इसके लिए कभी कभी विमेन को लगता है, अरे यार, ही इज नॉट लविंग मी, ही इज नॉट लुकिंग एट मी, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, बस उसके काम में ही बिजी है, यू नो. But he is solving something for himself, and it's important for him. It's not that he's looking away from you, but at that point of time, that thing is more important for him. जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उनमें कोई सेम पैटर्न या सेम चीज़ें भी होती है कि दैट यू आर फीलिंग कि हाँ उसको भी यही चीज़ सेम हो रही थी, इनको भी यही क्लाइंट्स को सेम फील हो रहा है? No, not really. हर एक I का have अलग. seen, one thing that I've seen is when married couple comes, I see कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी थोड़ी बहुत सिमिलर रहती है. उनका स्नैपिंग थोड़ा सिमिलर, लाइक यू नो, कपल्स का एक ऐसा थोड़ा पैटर्न टाइप से रहता है. बट आई फील देयर आर टू डिफरेंट यूनिक इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर. तो उनका कंडीशनिंग अलग रहता है, उनका बैकग्राउंड अलग रहता है, तो उनकी रिलेशनशिप के वैल्यूज़ और एथिक्स अलग रहते हैं, तो काफ़ी डायनामिक रहता है. तो सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हम, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, हम पे? सोशल मीडिया फ़िलहाल आपका वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर रहा है. जैसे कि आप क्या टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो समझ के आपको फिर से वो वही कंटेंट दिखाया जा रहा है. यू स्टक इन दैट लूप. इट विल हेल्प यू ग्रो इफ यू ब्रेक आउट ऑफ इट एंड यू बिकम स्मार्ट कि आपको उस पर क्या देखना है. You know, otherwise I just feel कि a lot of people are whiling away their time, energy because they want to look away. See, आप कोई चीज़ कब avoid करोगे? When you are looking away. हाँ, आपको boredom भी important है. आप बोर होगे तो ही कुछ create करोगे ना. आप जब भी, आप ये सब आपके कार्टून कैरेक्टर्स मैंने देखा, आप जो create कर रहे हो, could be कि आपको, आप थोड़े बोर हो गए, चले कुछ आज बना देती हूँ. Right? So boredom is also important for your creativity. टाइम ही नहीं है बोर होने का किसी को. 2 मिनट मिली. आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि 2 मिनट वो लिफ्ट के लिए रुके होते ना, स्क्रोल कर लेते कि बिकॉज उनको डोपामीन हिट चाहिए. सो इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड. You have to do good for yourself from social media. See, it's a medium of earning for a lot of people. Be smart, make your buck, because why not? If you have that kind of talent, you should. And also find other avenues, but also consume good content. You know, that is meaningful content. या आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट कि कंटेंट पे डिपेंड करता है. अब खाली आप सिर्फ डांस और ये सब फालतू की खाली लिप सिंक देख रहे हो, ये कर रहे हो, तो क्या ही है. सो हमने अभी काफ़ी ज़्यादा बात किया डिप्रेशन एंड स्ट्रेस के बारे में. एक वर्ड आता है काफ़ी ज़्यादा आफ्टर यू नो फॉर न्यू मदर्स, बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ यू नो एक वर्ड है, इट्स नॉट रियल. सो एज अ लाइफ कोच आई थिंक आप इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड हाउ रियल इट इज़. Of course it is real. And after you have given birth, एक मदर के पूरे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं.
that mother has a new life to look after, to care, to nurture. Responsibilities है. Plus आपकी body heal हो रही है क्योंकि आपने birth दिया है. जो आपके hormones change हुए थे during pregnancy अब reset हो रहे हैं. So much is going on in your body, and plus you're lactating, plus you're feeding, you're nurturing a child. So there is a lot that is going on emotionally and hormonally and physically in your body, and this will affect your mental space also, because आपको sleep adequate नहीं होती है, तो आप थोड़े चिड़चिड़ से रहते हो. People don't take responsibility the way you want them to take. आपने उनको communicate नहीं किया तो वो नहीं ले पा रहे हैं. So you feel a lot is falling on you, you know, and sometimes they feel little incompetent कि मैं ये कैसे कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो रहा है. So बहुत सारा mental breakdown भी हो जाता है ये stage में. So after delivery क्या क्या mind में रखना चाहिए so that we do not fall in postpartum depression? So have a lot of help around you with the child. Try, the best part is when you have bigger families, because it takes a village to raise a child. When you have people taking care, थोड़ा load आपसे भी off होता है. Have an understanding partner, उनको आप train करो of what responsibilities he will have soon after you deliver. And जितना हो सके healthy खाओ, watch good positive stuff. And as and when you can resume, start your workouts, because that will put you in good mental health space. Speak to people who are encouraging and who will motivate you rather than telling you ऐसे नहीं ऐसे करना है, बच्चा हुआ आपको ये करना है. No. Try having a more healthier friend circle who will motivate you. And also, if need be, have a therapist or a coach who can guide you through these different issues. एंड उस न्यू मदर की फैमिली प्लस उसके हस्बैंड ऐसा क्या करें टू मेक हर फील बेटर एंड कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ना जाए. They can be empathetic. That's the word. Have empathy. बहुत लोगों को तो आई थिंक एम्पैथी का मतलब भी नहीं पता. Okay. सिंपैथी का एवरीवन नो. सो आप एम्पैथी एंड सिंपैथी का मतलब भी अच्छे से बता चलो दो. मैं आपको And सिंपैथी then तो we'll come आपको back to पता this. है, बट एम्पैथी इज जब आप अपने आप को उस इंसान के जूते में डालकर देखें कि आपको कैसा महसूस होगा. एंड जब आप अपने आप को उस इंसान के जूते में डालते हो, यू सी इमोशनली हाउ यू फील, मेंटली हाउ यू फील, एंड फिजिकली हाउ स्ट्रांग यू फील. तीनों पैरामीटर्स देखो आप, तो आपको समझ में आएगा और आपको एक नेचुरल सहानुभूति आएगी वो इंसान के लिए. एम्पैथी आएगी कि आपको समझ में आएगा कि ये पेन में है. सी सेक्शन के बाद पेन काफ़ी होता है, तो पता है ये पेन में है. सो यू विल अंडरस्टैंड हर पेन एंड यू विल नो इफ शी इज shouting at you or snapping at you, it's the pain and it is not her communication. So one is have empathy and anything else. Have lots of love, give her a lot of love and attention, and take things off her plate if you can. दूसरी responsibilities if you can take, please लो, उनको बहुत help हो जाएगा. And because our body's also gone through so much change, be kind and उनको थोड़ा compliment करो, because a lot of women, when their shape and size changes, they don't know how to accept that. You know, so I suggest that the partners be a little more, थोड़ा ज़्यादा effort डालो and tell them that they're beautiful, they're pretty, and that it's okay if they've gained a couple of pounds here and there. And as a parent what can I do कि मेरे बच्चे की mental health ठीक रहे. बिकॉज आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, इवन लाइक माई सन इज़ लाइक 6 years old, थोड़ी देर में आके बोल देता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ. मैंने कहा बोर होता है क्या तो मुझे बता तो सही. बट वो भी बोर होने लगे हैं. मतलब हमारे टाइम में तो हमने वर्ड्स भी नहीं सुने थे ये. आई थिंक सबसे पहला होता है खुद से शुरुआत करना. जब आप खुद से शुरुआत करते हो ना, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और आप क्या लैक करते हो. आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, आप रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो, आपको क्या चीज़ से चिढ़ होती है, क्या चीज़ आपको प्यारी लगती है, आप लोगों में और चीज़ों में क्या ढूंढते हो. जब आपके वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स
जगह पे रह गए, आप आपकी पैटर्न्स पहचानने लगोगे और उसे रीवायर करोगे। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सपोज कम्युनिकेशन नहीं, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट में बोल देते हो, सामने वाला नहीं समझता, सो यू लाइक हाँ मैं तो सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, पर मे बी यू से कि नो आई वांट टू चेंज, आई वांट टू हैव बेटर रिलेशंस विद पीपल। सो आप बोलोगे कि मैं थोड़ा समझा के बात करूँगी, दैट टेक्स एन एफर्ट ऑन योर पार्ट, आप एक एक्शन ले रहे हो और चीज़ें रीवायर कर रहे हो, right? So that helps. The first thing you need to do is you need to work on yourself. You need to work on your triggers. क्योंकि जो आपके ट्रिगर है वो आप अननोइंगली आपके बच्चे में भी डाल दोगे, या बच्चा चिढ़ जाएगा आपके ट्रिगर से। तो आपको सिर्फ अपना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा मत सोचो लंबा। आप खुद का भी ध्यान रख लिए ना और आप हील हो गए ना, आपका बच्चा बहुत ही हील्ड और लविंग एनवायरनमेंट में ग्रो होगा। So what are your views on AI? क्योंकि यार देखो AI एज अगर डिज़ाइनर हम देखें तो वी जस्ट गिव अ कमांड, वो पूरी इलस्ट्रेशन बना के दे देता है आज हमें, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। हम खुद स्केच करते थे फिर इलस्ट्रेट करते थे। और आपकी लाइन में भी जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, एक बार लेट्स सपोज अगर मैं किसी भी AI प्लेटफॉर्म से जाके पूछती हूँ, अपनी पूरी सिचुएशन समझाती हूँ, तो वो भी मुझे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। राइट। कि तो व्हाट डू यू थिंक कि AI आपके फ्यूचर पे भी लाइक एज अ लाइफ कोच आपको भी ट्रिगर कर सकता है? हाँ भी और ना भी। आई फील कोचिंग में ना एक ह्यूमन टच है, एक एम्पैथी है, एक सेफ स्पेस है जो AI कभी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एंड हम ह्यूमंस एक दूसरे ह्यूमन के टच से ही हील होते हैं, एक दूसरे ह्यूमन के प्रेजेंस से हील करते हैं। आई डोंट थिंक AI कैन गिव यू दैट कंफर्ट और दैट सेफ स्पेस, बट देन यू मे नेवर नो, you may never know if they create something, but बिकॉज as आजकल far as रोबोट भी my- आ चुके हैं। अगर हम मूवीज देखते हैं, जी, शाहिद sorry. की मूवी आई थी, शाहिद कपूर की, देयर इज अ Yes. गर्ल, शी वाज ट्रीटिंग एग्जैक्टली लाइक ह्यूमंस। yes, तो आई थिंक वो भी आ सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है। वो तो फ्यूचर की बात है। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अभी न्यू ऐप लॉन्च हुई है ग्रोक, हाँ, है ना, उसमें आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम भी बताओगे ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर समझते हैं। हाँ, आप उनको बोलो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी अभी डिलीवरी हुई है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो वो आप मतलब वो एक्नॉलेज भी करता है। ऐसा लगता है कि यार सच सच में कोई समझ रहा है मुझे, एंड देन वो सोल्यूशन भी एक रियलिस्टिक सोल्यूशन देता है। तो वो मुझे तो लगता है कि AI आपका नया दोस्त बनेगा बहुत जल्दी। 100%. अभी अगर चैट फॉर्म में है, इट विल बी इन वॉइस फॉर्म एंड देन इट विल बी इन एवटार्स yeah, फॉर्म। yeah. I think when it comes in the avatar form, where it's able to just have that space with you, maybe that's when you will never know. It can happen. Okay. So there's a myth and fact round that we're going to do now. Okay. You can tell us if it's a myth or fact, okay? इमोशन छुपाना स्ट्रेंथ का साइन है? That's a myth. ग्रीविंग वालों को अकेले छोड़ देना सही है क्या? Myth. आज के लोगों में ट्रू लव नहीं है? Fact. फैक्ट। Fact. सब में नहीं, कई लोगों में आई एम सेइंग कि maybe they started off with love, but after few years keeping that consistent, वो नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन दोस्त रियल दोस्त की जगह ले सकते हैं क्या? No, myth. Never. स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को इफेक्ट करता है क्या? No, it's a myth. बॉडी को भी अफेक्ट करता है आपके। इनटू द वर्ल्ड ऑफ AI, कैन ऑनलाइन फ्रेंड रिप्लेस्ड बाय द रियल वन? Maybe. In the- Maybe. Maybe it's too at a nascent stage. But I won't be surprised if you go to see Instagram. Instagram gave me an option of creating these avatars with AI who will, like suppose if you want to talk to me, they will talk like Ruhi and they will help you with your queries. They will help you. Even if you post some problems, some issues, they will answer. And after 2 days, they'll even check up on you. They'll be like, there's a follow-up 2 days before we spoke this. How do you feel? So you never know. It may. And the thing is, with AI ना, basically इतना सारा data collected है. वो वही data को analysis करके, it sees your issues and then it will post something. Right. But I feel only a human can create something.
आज भी जो हमने क्रिएट किया है वो हमने एआई को पोस्ट किया है ना, और फिर वो उससे सब चीजें निकाल रहा है. सो आई फील जो ह्यूमन का नेचर है दैट विल ऑलवेज सुपरसीड एआई. एआई वाला तो खैर हमेशा ही वो रहेगा कि येस और नो हाँ, हर एक चीज यानी आपको स्मार्ट रहना है एआई से ज्यादा. डाटा तो हम ही देंगे खैर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने इतने अच्छे से खुल के बात की. एंड आई होप कि इससे किसी ना किसी की हेल्प होगी ज़रूर. अगर एक की भी हेल्प होती है तो आई थिंक हमारा पर्पस सोल्व हो जाता है. Absolutely. So thank you once again for coming to Shalunisha. Thank you. Thank you for having me. I had a wonderful time. And I would like to use this platform to tell all the NGOs or people who are going through mental health issues to feel free to connect. And I would really love to help and do something. Whatever I can is in my capacity. I would love to do that for them. So thank you. Thank you for having me.